नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक ख़राब दिन और पहले वाली प्लेट रखिएगा क्योंकि एक फैक्टर वहाँ से भी आ रहा है। श्रेया वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून सर। और देखिए 90 पर डॉलर कच्चा तेल बरकरार है। अब लेकर आइए आप जरा वो सारे बड़े इंडेक्स वाला प्लेट और निफ्टी आईटी में आज 2.5% की करेक्शन। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि निफ्टी आईटी की तेज़ी पर ब्रेक लग सकता है कोरिया में जिस तरीके की तेज़ी है। मिड कैप स्मॉल कैप ने फिर भी आउट परफॉर्म करा है, कम गिरे हैं। बैंक निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, फिर भी निफ्टी ख़राब है और काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आज एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। हालांकि एक दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा भी किया है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब दिन है। कल शायद एक टीज़र था, एक ट्रेलर था और आज शायद एक पिक्चर प्ले आउट हुई है। कुछ देर में इसकी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि क्यों हमको सुबह शायद इस चीज़ का थोड़ा सा एक हिंट लग रहा था कि मार्केट में बड़ी वाली करेक्शन की शायद एक हिंट है, लेकिन वो हेडलाइंस के बाद। पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में तेज़ी और आईटी शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर बढ़ाया दबाव। निफ्टी 180 पॉइंट फिसल कर 24,300 के नीचे आया। बैंक निफ्टी की तेज़ी भी हुई कम। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। बाजार में गिरावट के बाद भी इंडिया विक्स में नहीं दिखी तेज़ी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा फरवरी 2027 तक का कार्यकाल करेंगे पूरा, लेकिन रीअपॉइंटमेंट की नहीं करेंगे मांग। बोर्ड उत्तराधिकारी पर ले फैसला। एन चंद्रशेखर के इस्तीफे से टीसीएस में करीब 5% गिरावट। निफ्टी का टॉप लूजर बना। टाटा ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी जोरदार बिकवाली। आईटी शेयरों में आज सबसे ज़्यादा बिकवाली, 2% ज़्यादा फिसला इंडेक्स। टीसीएस के साथ एलटीएम, परसिस्टेंट और इन्फोसिस में भी दबाव, साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और एफएमसीजी करीब 1% फिसले। वहीं दूसरी ओर आज सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा तेज़ी, 1.5% ज़्यादा चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। बिग स्टॉक्स और चार जीपीडी पड़े सटीक। प्रोडक्ट्स डिमांड बढ़ने से उम्मीद से चमके नाल्को। 8% की उछाल के साथ बना आज का हीरो। वहीं शानदार रिजल्ट से करीब 18% दौड़ा टीडी पावर। साथ ही एमसीएक्स में भी खरीदारी कायम, लेकिन एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति के इस्तीफे से 11% टूटा। गोदरेज कंज्यूमर उधर मजबूत चार्ट से मैक्स फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी कायम। खराब नतीजों के बाद पीआई इंडस्ट्रीज की खराब कॉनकॉल कमेंट्री के बाद स्टॉक हुआ कमजोर और बना एक और एक्सीडेंट। कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने कहा एक्सपोर्ट में स्थिति चुनौतीपूर्ण। ग्लोबल कंजम्पशन पैटर्न में बड़ा बदलाव। 9% गिरा स्टॉक। हॉस्पिटल शेयरों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी का 3 से 4% टूटकर मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। उधर फोर्टिस भी करीब 6% टूटा। हॉस्पिटल चार्जेस पर कैप लगाने की सिफारिश से दूसरे दिन भी दबाव कायम। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की दो कंपनियां टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मैक्स हेल्थ के आएंगे नतीजे। तिमाही आधार पर 46% बढ़ सकता है टाटा मोटर्स का रेवेन्यू, लेकिन कच्चे माल के दाम बढ़ने से मुनाफे और मार्जिन पर दबाव संभव। साथ ही जुबिलेंट फूड, एम्बर समेत वायदा की 5 कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे। ओके, चलिए अब आते हैं आज के मार्केट एक्शन पर। ऑब्वियसली आज बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आज की जो मार्केट की गिरावट है ये इसका एन चंद्रा की रेजिग्नेशन से कुछ लेना देना है ना। मैं उस पर आऊँगा कुछ देर में, लेकिन एक अभी के लिए बेसिक मैं बता देता हूँ। इसका इम्पैक्ट सिर्फ टाटा ग्रुप तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ टाटा ग्रुप तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन बाज़ार के लिए आज एक ख़राब दिन रहा और अगर आप देखें तो सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज़ पर इस बात की चर्चा हुई थी। इनफैक्ट जब हमारा ट्रांजिशन हो रहा था तब मैंने ये बात की थी कि मार्केट ने कल एक वार्निंग साइन दिया है और मुझे एक सेंस बन रही है कि मार्केट अब आपको डाउन साइड पर पैसा बना के देगा। और हमारी पहली ट्रेड आज निफ्टी पर शॉर्ट की थी और बात यही हुई थी लॉन्ग तभी करें अगर 24,300 डिफेंड हो, वो नहीं हुआ। और शॉर्ट क्लियरली एक 550 के स्टॉप के साथ हमने एक शॉर्ट का व्यू लिया था। कल ही बाजार ने वार्निंग के साइन दिए थे और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इंडिया विक्स। और इनफैक्ट मैं बताऊं ना, मैं हैरान हूं आज भी इंडिया विक्स जिस तरीके से इस तरीके की गिरावट के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं ऊपर आया है। इनफैक्ट सुबह तो नीचे था ये फिर से। ये थोड़ा सा मुझे सता रहा था और यही कारण था मैंने आज नेगेटिव लिया था और कोई कारण नहीं था। कोई कच्चा तेल तो वहीं था जो हमने छोड़ा था, लेकिन ये कारण जब इस तरीके के मूव्स आते हैं ना तो मुझे लगता है मार्केट को लगता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है,
अब निफ्टी 24,350 के नीचे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत समय के बाद हम उस 24,350 की दीवार को तोड़ पाए थे। उसके बाद हमने टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर, लेकिन फैक्ट की बिल्डअप नहीं कर पाए और अब वापस उसके नीचे आ गए। ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली तोड़ने को तैयार नहीं है। ये एटलीस्ट एक अच्छा फैक्टर है बैंक निफ्टी के लिए। आज कल वो 57,254 था, लेकिन वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई। हालांकि रिकवरी भी नहीं टिक रही है, वो भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा अब आप नीचे आते हुए दिखाई देंगे उसमें। और निफ्टी IT और बाकी बड़े शेयर यहाँ पर गिरावट है। एंड अगेन आज सुबह एक व्यू जो हमने निफ्टी IT पर लिया था वो ये था कि जिस तरीके से वापस कॉस्पी में बड़ी वाली रैली शुरू हुई है, आज सुबह कॉस्पी 4% ऊपर था, जिस तरीके से वो बड़ी वाली रैली शुरू हुई है, एक सेंस बन रही है कि, और क्योंकि हम 200 डे मूविंग एवरेज पर आ चुके थे निफ्टी IT पर, एक बार कॉस्पी रख दीजिएगा प्लीज़, तो शायद वापस एक बार आप निफ्टी IT पे भी थोड़ी करेक्शन देख सकते हैं। प्लस एन चंद्रा की टाटा सन से जुड़ी हुई जो खबर है उसने भी थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो ख़राब किया, स्पेसिफिकली TCS के लिए, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में TCS मेन है, तो TCS उसकी वजह से नीचे आया। और चंद्रा दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे, ये बात एन चंद्रा ने कही है, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई आज, उसका आई थिंक सेंटीमेंट पर क्लियरली एक इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब अदानी ग्रुप स्टॉक्स गिरते हैं वो थोड़ा सा सेंटीमेंट हर्ट करता है। और हॉस्पिटल शेयर्स में सेकेंड डे रनिंग आज आपने गिरावट देखी। अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स, फोर्टिस, कल CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आपको हमने खबर बताई थी कि क्यों ये स्टॉक्स गिरेंगे, और सबसे पहले हमने आपको एनालाइज भी किया था कि हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए बड़ा नेगेटिव है, और सब स्टॉक्स कल से देखें अगर आप तो 5-6% गिर चुके हैं। खैर एनीवे, लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा हमारे लिए। आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वेंसडे का सेशन है, मार्केट ख़राब। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, लेकिन इसने भी अपनी बढ़त गवाई इंट्राडे में। एक मोमेंट पर ये 200 अंकों से ऊपर कामकाज कर रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन अब ऊपर इस तरफ से हल्का होता हुआ मात्र 70 अंक ऊपर रह गया है। निफ्टी में हम 24,300 के नीचे के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं। ब्रेथ एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ भी आज ख़राब है। आपको डिक्लाइंस के फेवर में नजर आएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ आज के सेशन में नजर आया। IT तो था, इस पे हमने सटीक स्ट्रैटेजी ली थी, लेकिन ब्रेंट जिस प्रकार से $90 के आसपास बना है वो भी एक बड़ा सिरदर्द है मार्केट के लिए। तो जिस तरीके से सर आज का एक्शन है मार्केट में, और कल ही आपको संकेत मिल गए थे और आपने कहा था सुबह भी आज की सेंटिमेंट ख़राब हो सकता है मार्केट का, वही स्क्रीन पर प्ले आउट होता हुआ नजर आया, और शॉर्ट ट्रेड भी हमारी ठीक बैठी निफ्टी पर। लेकिन निफ्टी का 24,300 का लेवल तोड़ना अब कितना बड़ा नेगेटिव देख रहे हैं आप? अब अगर 24,300 के नीचे ही हम क्लोज होते हैं तो कितना बड़ा कंसर्न होगा, और अब यहाँ से क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इस मार्केट में? देखिए श्रेया, बाजार में ना ब्रेकआउट फेल होने के क्लियर कट साइंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, निफ्टी में तो पैसा बन ही नहीं रहा है। हार्डली कभी कभी मूव्स आते हैं, वरना 2024 के बाद से हमारा बाजार जो है ना वो निफ्टी पर बिल्कुल काम करने लायक रहा नहीं है, और इससे बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक रहना। ऐसे में वापस रेंज के लो टेस्ट होने का रिस्क है। अब मैं जिस रेंज की बात कर रहा हूँ वो रेंज क्या थी? वो रेंज अगर आपको याद होगा तो वो रेंज थी 23,800 से 24,350 की। अब आपने 23,800 का फेक ब्रेकडाउन करके रिकवरी दिखाई। अब क्या 24,350, बस एक ये चीज़ हुई कि इस बार 24,350 से आप काफ़ी ऊपर आ गए थे, ठीक है। तो एक लग रहा था कि फाइनली आप उसको पीछे छोड़ाएं, लेकिन एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज टच करके हम वापस नीचे आए। निफ्टी में जो इस स्विंग का हाई था वो एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज था। तो ऐसे में अगर 24,300 के नीचे बंद हुए तो वो बड़ा नेगेटिव होगा, 24,300 के नीचे बंद होना। और एक चीज़, कच्चा तेल नीचे आने को तैयार नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर अब देखिए 89.47 पर हैं हम। अब यहाँ पर मामला सिर्फ तेल का नहीं है कि तेल का प्राइस क्या है, यहाँ पर मामला वापस सप्लाई का है। क्योंकि जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, हॉर्मुज से सप्लाई जो है ना वो ठप हो चुकी है। 6 जहाज गुजरे हैं कल हॉर्मुज से। आज का डेटा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन 6 जहाज गुजरे हैं, जबकि 150 जहाज रोज गुजरते थे वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे में बाजार में वापस एक बड़ी करेक्शन का रिस्क है। बड़ी करेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वापस वो मार्च वाली करेक्शन पे जा रहे हैं, मैं वो व्यू नहीं ले रहा हूँ अभी। उस व्यू का कोई पॉइंट नहीं है अभी। वो व्यू हमने जब मार्च में लिया था तब वो सेंस बन रही थी। अभी जो मैं व्यू ले रहा हूँ कि अगर आप बहुत जल्दी से वापस इस 24,450, 24,500 के ऊपर अगर नहीं आए तो एक बार 23,800 वापस टेस्ट होने का रिस्क मार्केट में ओपन हो जाता है।
स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी अब कम हो रहे हैं मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो आज बहुत कम स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिले हैं कंपेयर टू कल, परसों अर्निंग सीजन भी खत्म हो जाएगा आपका, 14 तारीख लास्ट डे अर्निंग सीजन की। उसके बाद वहाँ से भी आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में थोड़ा बाजार पर सतर्क रहना बेहतर है। और अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो इस मार्केट से दूर रहें। पिछले 2 दिनों में पैसा शॉर्ट करके बनाए और आई थिंक हमने हमारे व्यूअर्स को व्यू लिया भी है। और एक चीज़, अगर आपने शॉर्ट कल किया, स्क्वायर ऑफ किया, कैरी नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज मार्केट फ्लैट खुला और उसके बाद मार्केट गिरा, तो इंट्राडे मार्केट मौके दे रहा है आपको, ठीक है। नैल्को जैसे अगर आपको अच्छे ट्रेड मिले, जैसे आज हमने सुबह नैल्को की बात की थी, प्री ओपन में 3-4% ऊपर सेटल हुआ था बस। उसके बाद अगर ऐसे आपको अच्छी ट्रेड मिले तो जरूर ले। पीआई इंडस्ट्रीज अच्छी ट्रेड मिले। अब बहुत लोग कहेंगे कि आपका 8 बजे का पीआई इंडस्ट्री का जो व्यू था आपने 9 बजे वो चेंज किया था। मैं बताऊं, मैंने 9 बजे एक बात ये कही थी कि बड़ी गिरावट जो है कॉल के बाद आएगी, बड़ी गिरावट या बड़ी रैली। मैं कॉल खुद सुन रहा था, कॉल काफ़ी नेगेटिव थी और इसीलिए अगर आप देखें गैप डाउन हुआ, फ्लैट रहा। उसके बाद जैसे ही वो कॉल खत्म हुई, वो कॉल के बीचों बीच ही वो बड़ी वाली गिरावट आ गई। असली गिरावट कॉल के बाद आई। वो एक हल्के से अपटिक देख ना, जब आप वो कॉल से पहले लोगों ने शॉर्ट कवर किए, फिर कॉल सुने और उसके बाद बड़ी गिरावट आ गई। निफ्टी पर अप्रोच रहेगी 24,150 से 24,250 आपका सपोर्ट है और 24,400 से 24,450 की रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी पर 57,000 से 57,200 का सपोर्ट और 57,800 से 58,000 के करीब आपकी रेजिस्टेंस रहेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या एक्शन रहा? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं अनुज। मैं पहला स्टॉक रखना चाहूँगा जहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे मेरे पास अर्निंग्स का भी पुश है, स्ट्रेंथ है काउंटर में। पीएसयू बैंक सुबह से अच्छा कर रहे हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट एक्स 2% ऊपर, और ये इस दौर की यानी अप्रैल 26 के बाद की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में। मैं अप्रैल और फरवरी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही वो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने थे जबकि सारे के सारे पीएसयू बैंक्स ब्लास्ट कर रहे थे, अपनी रेंज से बाहर थे, ऑल टाइम हाइस पे थे, 52 वीक हाइस पे थे, ऑलमोस्ट उसकी तरफ जाता हुआ। लोडिंग देखिए अनुज, करीब 2.2 लाख शेयरों की, 18.76 लाख शेयर्स एग्जैक्टली सीरीज के मिड में, तो इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। दूसरा है एबीबी, कैपिटल गुड्स स्पेस में। आज इनफैक्ट सुबह मैं इसकी बात भी कर रहा था, इसने 10 डेमा से सपोर्ट लिया और पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें 10 डेमा पे सस्टेन करने के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। ऑलमोस्ट 15 जुलाई से लेकर अब तक की पूरी रेंज को स्ट्राइक करता हुआ, डी हाई पे ट्रेड करता हुआ और रेंज हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो एक स्टॉक ये हो गया। और जहाँ तक कोलैप्सिस का सवाल है, जरा प्लीज़ लेके आइए आपकी स्क्रीन पे टाटा कंज्यूमर। सुबह करीब हमने 1070 पे बात की थी इस पे, एक शॉर्ट का व्यू भी लिया था शायद मेहमानों के साथ, और अब ये 16 अप्रैल 2026 के बाद अब तक की सारी रेंज वायलेट कर चुका है। शॉर्टिंग हो रही है 1057 पे, अप्रैल के बाद अब तक के लोवेस्ट क्लस्टर पे एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट यानी बेरिश पैटर्न का यहाँ पे प्लेसमेंट है। ये 3 स्टॉक्स हो गए जहाँ पे मेरी नजर थी। पर अनुज, बात करते हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। टीसीएस हो, चाहे वो अगर आप देखें बाकी, अगर आप देखें इंडेक्स हैवी वेट्स हो, या फिर बाकी अगर आप देखें काउंटर्स जहाँ पे मिड कैप में उनकी प्रेजेंस है, अब बिना लीडरशिप के ये ग्रुप, जब तक कोई लीडरशिप को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक इस ग्रुप के स्टॉक्स पे एज ए इन्वेस्टर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए वीरू, मेरा मानना ये है कि टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है ना। और कितने मतलब दशकों से ये ग्रुप चला आ रहा है और कितने दशकों से भारत की एक इंडस्ट्रियल शान है। आई थिंक एन चंद्रा ने कार्यकाल तब संभाला था जब टाटा ग्रुप को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो समय था तब टाटा ग्रुप में ऑलमोस्ट हर स्टॉक में दिक्कत थी, सिर्फ एक टीसीएस को छोड़कर। टीसीएस एक अपने दम पर चल रहा था और टीसीएस में उस समय चंद्रा खुद हैंड्स ऑन थे, वो मैनेज करते थे, ठीक है। बाकी टाटा मोटर्स में दिक्कत थी, इंडियन होटल्स में दिक्कत थी, टाटा स्टील में दिक्कत थी, केमिकल्स में दिक्कत थी, सभी में दिक्कत थी। अंडर एन चंद्रा टाटा ग्रुप ने प्रॉस्पर किया है। आई थिंक अगर आप देखें एक एक स्टॉक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आई है सभी स्टॉक्स में। ट्रेंड तो खैर 20-30 गुना ही हो गया। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी शानदार मूव्स आए। वो अगर टेबल रेडी हो तो वो टेबल रख दीजिएगा, जो स्टॉक्स जिन्होंने इन्होंने जो टाटा ग्रुप के अंडर, जो एन चंद्रा के अंडर जो परफॉर्मेंस दिखाई। एक मुझे डेजा वू की भी फीलिंग आ रही थोड़ी सी। वो डेजा वू क्या कि टेबल रखिएगा, टेबल स्टॉक परफॉर्मेंस की। डेजा वू क्या, जब पिछली बार टाटा ग्रुप में बोर्डरूम बैटल हुई थी तब रतन टाटा जी थे और साइरस मिस्त्री थे और उसके बाद साइरस मिस्त्री ने छोड़ा था। अब इस बार जो बातचीत है वो यही है कि शायद नोएल टाटा जी के साथ नहीं बन रही थी और इस वजह से ये हुआ है मामला। लेकिन जो भी है, इनके अंडर परफॉर्मेंस अच्छी आई है। देखिए, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो अब
एक चीज़ है, थोड़ी फरवरी तक अनसर्टेनिटी आ गई है। मेरा मानना ये है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से अगर अच्छे स्टॉक्स गिरेंगे तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ वैसे ही हेडविंड है, जैसे TCS का स्टॉक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल रहें। जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ा देखें, शायद ये आगे जाकर आपके लिए एक मौका बने, लेकिन जल्दबाजी ना करें कोई भी कॉल लेने में यहाँ पर। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर अब क्या व्यू होना चाहिए एन चंद्रा जी के इस्तीफे के बाद, हमने वो डिस्कस कर लिया। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें सर, वायदा का टॉप लूजर PI इंडस्ट्रीज कॉन कॉल के बाद 9% टूटा आज के सेशन में, और आपने कहा था कि कॉन कॉल के बाद फ्रेश व्यू लिया जाएगा सुबह। हालांकि पहले तो आप नेगेटिव ही थे, उसके बाद फिर कहा था फ्रेश व्यू लेते हैं कॉन कॉल के बाद। कॉन कॉल के बाद और टूटा ये काउंटर, अब क्या ये गिरावट यहाँ पे बड़ी देख रहे हैं आप, जिस तरीके से नेगेटिव कॉमेंट्री आई है? देखिए श्रेया, हमारा व्यू क्या था, पहले हमने सुबह 8 बजे कहा था कि नेगेटिव है नंबर्स, भले स्टॉक काफ़ी गिरा है फिर भी और गिर सकता है। 9 बजे मैंने एक व्यू ये लिया था कि बड़ा गैप डाउन होगा तो शॉर्ट मत करिए, कॉन कॉल सुनिए और उसके बाद व्यू लीजिए। आई थिंक 3.5-4% नीचे खुला, और जब तक कॉन कॉल थी वहीं घूम रहा था, है ना, थोड़ा मैक्सिमम 1% और नीचे आया होगा वहाँ से। उसके बाद मैं कॉल में था, क्योंकि मैं जो इस बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी कॉल्स खुद सुनना पसंद करता हूँ, ताकि थोड़ा सा एक व्यू लेना और अच्छा रहे। कॉल सुनते ही मुझे एकदम से व्यू आ गया था कि ये नेगेटिव, इसलिए हमने 1 बजे के शो में वो कॉल का एक लिंक भी कराया था कि कॉल से काफ़ी नेगेटिव मूव्स आए। तो उस वजह से आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब आधा हो गया अपने हाई से। इसका हाई था 4800 आई थिंक, है ना। 2 साल का अगर इसका चार्ट रखेंगे तो दिखाई देगा, ये तो 12 महीने का चार्ट है। 2 साल के चार्ट में 4800 वाला 2400 हो गया। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देखिएगा। अगर आपको आज एक चीज़ करनी है ना, आज आप थोड़ा सर्च करिए, मेरा एक बहुत पहले का वीडियो आपको मिलेगा, ऑफ द चार्ट्स PI इंडस्ट्रीज। 2003 में ये स्टॉक 3 रुपये का था, ठीक है। 3 रुपये से 4800 गया, अब 4800 का 2400 आया। क्या उस बीच में पहले भी कई बार 40-50% की करेक्शन आई हैं? बिल्कुल आई हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज ही ले लें स्टॉक को, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी क्लियरली दिखते हैं। लेकिन ये फेज़ जो चल रहा है ना, अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पर आपको ऐसे फेज़ में ही मिलते हैं, तो बस नज़र रखें, ये पॉइंट रहेगा। चलिए अब रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट नीचे है तो पहले फिसड्डी स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। प्लीज़ प्ले करिए फिसड्डी स्टॉक्स के स्टेंग, और शुरुआत गोदरेज कंज्यूमर के साथ। CEO के इस्तीफे के बाद बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, लेकिन हमारा नज़रिया इंटैक्ट है अभी भी। 10% नीचे खुला था, 10% ही नीचे है। इन लेवल पे शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करके इन लेवल पे पैसा शायद ना बने। और अगर आप एक निवेशक हैं तो आज से SIP शुरू कर सकते हैं, और उसको इसके बाद 2 साल तक ना देखें, ठीक है। दूसरा, PI इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली कॉन कॉल के बाद बड़ी गिरावट आई यहाँ पर। कॉन कॉल में मैनेजमेंट का काफ़ी कॉशियस व्यू था, खासतौर से मार्जिन को लेकर तो वो बिल्कुल कोई गाइडेंस देने को तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल भी। और सुबह CNBC आवाज़ के बिग स्टॉक में शामिल भी था। लेकिन जो शॉर्टिंग है, जो असली वाली सेलिंग है, वो कॉल के बाद आई है। अगर आप देखेंगे तो जो करीब 12-12:30 बजे हुई थी। TCS, 2 कारण हैं। एक तो आज सुबह हमने IT शेयरों की तेज़ी पर ब्रेक लगने का वैसे ही अनुमान लगाया था कि IT शेयर्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा, एन चंद्रा का टाटा सन्स का दोबारा चेयरमैन ना बनना, या ये कहना कि मैं नहीं बनूंगा, ये थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव था आपका। फोर्टिस, मैक्स हेल्थ और अपोलो, ये 3 और स्टॉक्स हैं जो फिसड्डी स्टॉक्स में शामिल हैं। हॉस्पिटल रेट्स पर कैप के डर से ये शेयर्स गिरे। कल सुबह सबसे पहले CNBC आवाज़ ने खबर ब्रेक की थी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट पैनल वाली जो खबर थी, और कल सुबह से CNBC आवाज़ पर इसका सटीक एनालिसिस भी हुआ था। ये स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। रफ्तार के घोड़े बहुत कम हैं आज, एक्चुअली एक ही है, दो ही हैं। पहला है नाल्को में अगर आप देखें तो क्या न्यूज़ थी, ब्राज़ील में जो नॉर्स्क हाइड्रो है उनकी एल्यूमिनियम आउटपुट 50% घटी है। इससे नाल्को को फ़ायदा होगा। और CNBC आवाज़ का आज का सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन बिग स्टॉक ग्रीन साइड पर यही था श्रेया। और चार्ट GPT में भी, इनफैक्ट ये इकलौता स्टॉक था जिसको हमने बिग स्टॉक्स और चार्ट GPT दोनों में लिया था, ठीक है। TD पावर, शानदार नतीजे और गाइडेंस से स्टॉक भागा। हालांकि गैप अप सुबह बड़ा हुआ था, और मैं एक व्यू 10% गैप अप हुआ, उसके बाद और भी चल गया, ये किसको पता होता है, ठीक है ना। कैश का स्टॉक था, लेकिन 10% ऊपर खुल के भी और 17% भागा। फिनोमिनल। आई थिंक गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग थी इस वजह से। और मार्क्सन्स फार्मा एक और, जहां पर अच्छे नंबर से स्टॉक भागा। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। मार्केट प्रेशर में से तो शुरुआत करेंगे, कौन से स्टॉक्स आज के सेशन में सबसे ज़्यादा गिरे हैं? निफ्टी के टॉप लूजर्स में कौन से स्टॉक, जो आपने अभी डिस्कस की, TCS, एन चंद्रा जी का इस्तीफा देना पसंद नहीं आया बाजार को, और स्टॉक पर डेंट है लगभग 4.5% नीचे। अगेन सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल उसी कारण से गिरा,
3% नीचे। मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, कल की खबर बिलिंग पर केपिंग और उसकी वजह से 3.5% मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल भी 2.5% नीचे है आज के सेशन में। गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर जो फेरबदल लीडरशिप में देखने को मिली है उसका एक असर, 11% नीचे। पीआई इंडस्ट्रीज कॉन कॉल के बाद टूटा, नेगेटिव कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, स्ट्रीट ने किया पनिश, 9.5% नीचे। अगेन फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स 5.5% नीचे है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज बिकवाली, अदानी ग्रीन लगभग 3% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चले हैं मेटल स्टॉक्स आज के सेशन में। हिंडाल्को देखिए लगभग 3%, ग्रासिम चल गया, पैनल ने पिक भी किया था 436 के 1% ऊपर है। एसबीआई पीएसयू बैंक्स में तो स्ट्रेंथ है ही, 1% ऊपर, और एनटीपीसी भी चला है थोड़ा आज के सेशन में। वायदा में अगर आप देखिए वो प्लेट रखिएगा स्क्रीन पर, नैल्को हमारा बिग स्टॉक्स खबर के बाद दौड़ा 8% ऊपर, फोर्स मोटर्स 5%, पंजाब नेशनल बैंक अगेन 3.5% और बीएचईएल पूरा ग्रुप कैपिटल गुड्स आज चलता हुआ नजर आया है। ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। अब चर्चा करते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे, राजेश सातपुते और आशीष कयाल जी से 2:20 पर ऊपर बताएंगे आपको कि टाटा ग्रुप शेयरों में क्या चल रहा है। 2:25 पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 2:30 बजे मंगलम से जब समझेंगे गोदरेज कंज्यूमर के टॉप मैनेजमेंट में क्या बड़ा फेरबदल हुआ है। 2:35 पर ऊपर से जानेंगे पीआई इंडस्ट्रीज में तेज गिरावट क्यों है, कंपनी के नतीजे और कमेंट्री कैसी रही, और 2:45 पर नुपुर ही बताएंगे कि नैल्को में तेजी क्यों है। 2:50 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जी। 3 बजे अनुजी से स्ट्रैटेजी, 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स और 3:20 पे रिजल्ट प्रीव्यू होगा। दीपाली बताएंगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और जुबलेंट फूड्स के नतीजे, साथ ही नतीजों का अनुमान इनफैक्ट, और ऊपर से समझेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल दिखाइए एक बार जरा, मैं नंबर पढ़ रहा हूँ, फिनोमिनल नंबर्स हैं हेल के। प्रॉफिट पे मत जाइए, प्रॉफिट में आई थिंक कुछ एक वन ऑफ है, फिर भी प्रॉफिट नंबर भी अच्छा है, 1581 करोड़ वर्सेस एस्टिमेट था आपका 1520 करोड़ का। इनकम है 5515 करोड़, एस्टिमेट था आपका 5290 करोड़ का। एबिडा आया है 1529 करोड़ पर, यहाँ पर करीब 170 करोड़ की बीट है। जी हाँ, करीब 12 या 13% की बीट है नेट एबिडा नंबर पर, और एबिडा मार्जिन आया 27.7%, जबकि 26% का अनुमान था। मेरे ख्याल से हेल के अभी तक जितने बार नंबर्स मैंने देखे हैं उनमें ये अब तक के सबसे शानदार नंबर्स हैं। एक बार 1 महीने का चार्ट रख दीजिएगा हेल का। आई थिंक इन नंबर्स पर मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक अपग्रेड्स की पॉसिबिलिटी रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। हाँ, ये स्टॉक थोड़ा चल चुका है, 1 महीने में करीब 10% ऊपर है, तो वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक चाहे आप मार्जिन का नंबर देखें, चाहे ओवरऑल एबिडा देखें, एबिडा नंबर 1529 करोड़, एस्टिमेट 1350 करोड़ का था। आई थिंक नेट प्रॉफिट थोड़ा कम बढ़ा है, उसमें कोई ना कोई आई डोंट नो, या तो अदर इनकम नीचे आई होगी या कोई ना कोई वन ऑफ रहा होगा, यही कारण हो सकता है, वरना उतना ही ट्रांसलेट होना चाहिए था। टॉप डाउन इसको मैं एक बीट मानूंगा, जिसमें कि करीब 225 करोड़ का सेल्स बीट है और 170 करोड़ का एबिडा बीट है, और ऑलमोस्ट उसी लेवल का मुझे लग रहा है एडजस्टेड प्रॉफिट का बीट है। तो नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। स्टॉक चल चुका है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर और चलने की गुंजाइश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस वक्त की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। इस वक्त जो मेरा ट्रेड है वो है LIC इंडिया। ये शायद मैंने कल क्विक सिंगल पे भी दिया था, टारगेट था 410 का, वो अचीव हो गया, अब 413 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे अब 410 का, टारगेट 420 के ओपन हो जाते हैं। LIC ऑफ इंडिया LIC 411.85 पे आपका बाय कॉल। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून विदन। देखो जियो फाइनेंस मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट हमने देखा है कि 268 से एक नीचे आया हुआ है। 245 का यहाँ पे जियो फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है वापस ये 270 के आसपास की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है, तो ये काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो जियो फाइनेंस यहाँ पे बाय कॉल है। जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ है तो डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर होगा। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर कजारिया सिरेमिक में एक अच्छा रुझान पिछले 2 से 3 दिन में देख रहे।
आज के दिन भी एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो कजारिया सिरेमिक पे बाय की राय होगी। और ये जो नेकलाइन है बहुत समय के बाद में ब्रेक हो रहा है 1240 का, तो ऊपर में जो टारगेट आ रहा है वो 1320 का दिखा जा सकता है और स्टॉप लॉस 1215 का लगाना होगा। ओके, कजारिया सेरेमिक्स ये होगी आशीष कयाल जी की पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए एचएएल में जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें ही खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 4890 के रहेंगे और 5200 के टारगेट आपको सेट करके चल रहे हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 5000 वाला कॉल ऑप्शन 118 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 70 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 225 रुपए के रहेंगे। डिस्क्लोजर है कि इसके ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, एचएल सुबह हम बात भी कर रहे थे, इस स्टॉक पे बहुत ही शानदार कर्व था और उसके बाद सपोर्टेड अर्निंग्स, शानदार मूव 5000 को स्ट्राइक करता हुआ। राजेश सतपथी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए नजर डिफेंस स्टॉक्स पे ही है। सुबह भी डिफेंस पे ही बात की थी, भारत डायनामिक्स दिया था। अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक का चार्ट देखिए, इसमें जो रनिंग करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्ट ऑन 2500 का लेवल टेस्ट करके यहाँ से जो रिकवरी है, आई थिंक ये रिकवरी जाएगी करीबन 2600 तक। तो 2600 का पहला टारगेट होगा जहां पे पहला सप्लाई आएगा, तो दैट विल बी द टारगेट वन। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2500 के नीचे, सो 2490 का स्टॉप लॉस रहेगा और मजगांव डॉक बाय करें। मजगांव डॉक यहाँ पर खरीदारी की राय 1% नीचे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं राजेश जी, तो रखिए रेडार पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करते हैं, उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं इस मार्केट में। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो वित्तीय क्षेत्र में से हमने कई सारे नतीजे आते देखे और अब नतीजों का सिलसिला 14 तारीख के पश्चात खत्म हो जाएगा। और सरकारी बैंकों में जो नतीजे आए वो काफी सराहनाजनक थे। हमारे देश की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नतीजे आए, नतीजों के पश्चात एक करेक्शन आया और करेक्शन के पश्चात थोड़ा बहुत उभरने का प्रयास। अनुमान है कि आने वाले भविष्य में जो नतीजे होंगे वो इससे भी और सकारात्मक होंगे। लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमारी सकारात्मक राय है और हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर लक्ष्यांक को लेकर के ऊपर के तरफ पर परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। बीआई ये अच्छा नजर आ रहा है गौरांग जी को लंबी अवधि के नजरिए से, तो रखिए रेडार पर। रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन ने एलआईसी चुना है, कल भी इनकी पिक थी। 420 के टारगेट हैं, 410 का स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 270 के टारगेट है, 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष जी ने कहा है कि कजारिया सेरेमिक ये ज्यादा पसंद आ रहा है और इसके टारगेट हैं 1320 के, 1215 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। मानस जी ने हेल चुना, एकदम से सरपट भाग गया नतीजों के बाद। डेज हाई पर शानदार रैली, 5200 के टारगेट दिखा सकता है, 4890 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके बाद राजेश जी ने इसी स्पेस से मजगांव डॉक को चुना है, जहां पर खरीदारी की राय है। 2600 के टारगेट के लिए देखें इसे, 2490 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में गौरांग जी ने चुना एसबीआई, और एसबीआई आपको लंबी अवधि के नज़रिए से रखना है रेडार पर। एक बार लेकर आ जाइए फिर से स्क्रीन पर निफ्टी, और निफ्टी में हम 176 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी ने भी सारी बढ़त गवाई अपनी, लेकर एक बार फिर से हेल दिखाएंगे स्क्रीन पर एक बार। हेल सर 5000 के ऊपर अब शायद कामकाज करता हुआ एक तरफा भागा नतीजों के बाद। मैं फिर एक चीज बोलूँ ना, आपको दिन में एक अच्छी ट्रेड चाहिए होती है, और अगर आप वो हमने जब एनालिसिस किया था तब 49-20 पर थे हम, 49-20 पर थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद से 120 रुपये भागा है। अगर आपने उस समय सुन के एक ट्रेडिंग व्यू लिया है, ट्रस्ट में एक बार के लिए अगर आप चाहें बुक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने वो ट्रेडिंग व्यू लिया है तो, क्योंकि लेकिन नंबर्स फिनोमिनल है, कोई मतलब। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, नंबर्स पढ़कर देखकर उसके बाद मार्केट समय देता है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक इनिशियल रिएक्शन आता है, उसके बाद मार्केट कूल ऑफ होता है। हेल के केस में आप देखें, एक बार बड़ी रैली फिर कूल ऑफ हुआ, तब तक आप समझ लें नंबर्स को और उसके बाद एक व्यू लें।
और वो मैं 4950 की कॉल देख रहा था, जब उस वक्त हम एनालिसिस कर रहे थे तब 104 पर थी, वो 170 पर है अब इस समय, ठीक है ना। तो मिलती हैं आपको ट्रेड्स मार्केट में, और बस ये है कि आपको रेडी होना चाहिए और फ्रस्ट्रेशन में ज़बरदस्ती की ट्रेड्स ना लें। दिन में एक तो अच्छी ट्रेड आपको मिल जाती है ना। आई थिंक उस दिन भारत फोर्ज पर मिली थी, परसों के करीब, आई थिंक परसों भारत फोर्ज में मिली थी अच्छी ट्रेड इसी समय पर शो में। ऐसे आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई एक तो एक इंटरडे में अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, अब बात करते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा के इस्तीफे की। इस्तीफा कहना गलत होगा क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपना टर्म पूरा करके रीअपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। फर्क है दोनों में। तो नुपुर के पास चलते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं, और साथ ही भी जानते हैं कि चंद्रा के अंडर स्टॉक्स ने क्या किया है। नुपुर? बिल्कुल 40 साल का जो सफ़र रहा है एन चंद्रा साहब का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। लीडरशिप पोजीशन जो है वहाँ पे स्टॉक्स में भी रिटर्न देखने को मिले, और टाटा ग्रुप के जो मेजर डिसीजंस हैं वो भी पिछले कुछ समय में यहाँ पर आते हुए नजर आए। हालांकि जैसे कि आपने कहा, वो अपना पूरा टर्म 2027 फरवरी में पूरा करके यहाँ से एक विदा लेते हुए नजर आएंगे। अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बोर्ड को उन्होंने सूचित कर दिया है कि वो अब इस पोजीशन से जो है अपना टर्म पूरा कंप्लीट करके रिजाइन करेंगे, और जो बोर्ड है वो उनके उत्तराधिकारी की सर्च जो है वो शुरू कर दे और वहां पे हैंडओवर करता हुआ आपको दिखेगा। उनका यही कहना है कि फिर से नियुक्ति की उन्होंने मांग नहीं की है। 20 फरवरी 2027 को अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। और अगर उनके सफर पर नजर डालें तो एज ए इंटर्न उन्होंने शुरू किया था 1987 में, टीसीएस के इंटर्नशिप से उन्होंने शुरू की थी। फिर 2009 से 2017 के बीच टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद को उन्होंने संभाला, और उस दौरान देखें तो टीसीएस में अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न भी देखने को मिला, और जो ग्रोथ कंपनी की आई है वो भी सिग्निफिकेंट आपको दिखेगी। फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैनशिप उनको मिली थी, उनको नियुक्त किया गया था, और उसके बाद लगातार बड़े डिसीजंस ग्रुप में आते हुए नजर आए। सारे डिसीजंस पे अगर एक बार नजर डालें तो वन टाटा स्ट्रैटेजी जो है सारी ग्रुप कंपनीज के लिए एक स्ट्रैटेजी हो टाटा ग्रुप की, वो लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सारी ग्रुप कंपनीज के लिए। इक्वालिटी यहाँ पर आती हुई दिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स चिप सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई इनके लीडरशिप में। साथ ही साथ ईवी बैटरी और गीगा फैक्ट्रीज पर भी जो है टाटा ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुए, केपेक्स हुए, जिनका आउटकम आपको आने वाले साल में समय में नजर आएगा। डिजिटल में भी फोकस करते हुए नजर आए। टाटा नियो, बिग बास्केट, 1mg की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले, और रिटर्न्स के तौर पर भी आपको नजर आएगा स्टॉक प्राइस में। तेजस नेटवर्क इंटरेस्टिंगली के जरिए डिफेंस और 5G पर भी इस ग्रुप ने फोकस किया है। अब मार्केट कैप की बात करें तो एन चंद्रा साहब के लीडरशिप में मार्केट कैप 2025 में एक पीक लेवल पे पहुंचती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ के आसपास टाटा ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप पहुंच गई थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज FY26 के देखें तो ऑलमोस्ट 16.25 लाख करोड़ के आपको नजर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ का ग्रुप का मुनाफा पहुंचते हुए दिखा है। हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुई है ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 20% के आसपास कूल ऑफ देखने को मिला है अपने पीक से, लेकिन आज इस खबर के बाद ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो उड़ता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक रिटर्न सिग्निफिकेंट है पिछले कुछ समय में। 2017 से जब से उन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी से, वहां से स्टॉक रिटर्न्स देखे तो आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। टीसीएस हालांकि 100% का रिटर्न इसने स्टॉक ने दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ पे एरोड भी होते हुए नजर आए, इसकी वजह से आपको 100% का रिटर्न नजर आ रहा है। ट्रेंड 2100% का रिटर्न, टाइटन देखें तो ऑलमोस्ट 1300% के रिटर्न दे चुका है। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर में भी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नजर आएंगे। इंडियन होटल्स इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली, और यहाँ के रिटर्न देखें तो 600% से ज्यादा के देखने को मिले। टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी आपको 300 से 400% तक के रिटर्न 2017 से लेके अब तक देखने को मिले। तो पीक पहुंचा था 2025 में। हालांकि ग्रुप कंपनीज के रिटर्न्स कैपिटलाइजेशन 20% नीचे नजर आएगी पीक लेवल से, लेकिन मेजर डिसीजंस यहां पर लिए। एविएशन, एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास आते हुए नजर आया। 40 साल का सफर फरवरी 2027 में खत्म होता हुआ नजर आएगा। ओके, शुक्रिया नूपुर। इसी कहानी में रहते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आज आप काफ़ी बिजी थे, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज अ लॉन्ग टाइम वॉचर ऑफ टाटा ग्रुप,
आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? एक एंड ऑफ एन इरा तो होगा ही ऑब्वियसली। चंद्रा के अंडर टाटा ग्रुप ने फिनोमिनल आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी और एक खराब दौर का अंत हुआ था। अब क्या वापस एक अनसर्टेनिटी आएगी? आपका व्यू क्या होगा? काफी नेगेटिव है नियर टर्म में अनुज, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिसोर्स हैं और एक हम अभी एआई ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। उनकी लीडरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेविगेट करने को। ये जो इस टाइम हमारे ट्रबल वाटर्स है, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिवली सरप्राइज हूँ। कहीं ना कहीं ये था कि सॉल्व हो जाएगा, बट आप देखिए उनका, अगर आप रेजिग्नेशन लेटर देखें और लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपको लगेगा कि डिसअपॉइंटमेंट वर्ड सही नहीं होगा, बट मे बी माइल्डली ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बोर्ड विल रिएक्ट एंड टेक अ डिसीजन, एंड ही वाज सेइंग कि अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है इतने इंपॉर्टेंट पीरियड में, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। तो मुझे अगर ये रेजिग्नेशन के साथ एक सक्सेशन प्लान आता साथ में, तो आई थिंक वो बेहतर होता। और 40 साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं बोर्ड के रिजॉल्व होने चाहिए, और समहाउ मुझे लगता है ऑफ लेट ये बोर्ड रूम बैटल्स टाटा की स्पेशली, पहले मिस्टर मिस्त्री का था, अब ये है, थोड़ा-सा मुझे लगता है कहीं न कहीं काम करने के लिए जल्दी एक अच्छा लीडर आना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है, और बट स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 साल में, चाहे वो टीसीएस है और जो बाकी कंपनीज हैं, वहाँ पे शायद इंक्रीमेंटल रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट ये बड़ा लॉस है टाटा ग्रुप के लिए मेरे हिसाब से। बड़ा लॉस है टाटा ग्रुप के लिए। उर्मित जी, खास तौर से टीसीएस जो कि ग्रुप की कैश काउ है, इसको लेकर अब क्या व्यू है? क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है टीसीएस ने पिछले 5 साल में। इनफैक्ट अगर आप एक स्टॉक देखेंगे लार्ज कैप्स में जिसने अंडर परफॉर्म किया है इस पूरे ग्रुप में, अंडर एन चंद्रा, तो वो टीसीएस ही है। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? मैं अनुज अभी भी न्यूट्रल हूँ, हालांकि इतने करेक्शन के बाद शायद थोड़ा मार्जिन 2000 पे शायद कॉन्ट्रा बाय बनता था, बट अनुज आप अगर कमेंट्री सुनिए तो मुझे नहीं लगता ये, मतलब बेस्ट के सिनेरियो में भी 2-3% से ज्यादा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कर पाएंगे, और वैसे में 15-20 का अगर मल्टीपल है तो मुझे हिसाब से फेयर है। तो हाँ, अगर कहीं सरप्राइज करते हैं डील विन से, एआई ट्रांजिशन में कैश को अच्छा यूज करते हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस थोड़े से लैगर्ड रहे हैं अपना कैश यूज़ करने में और ट्रांज़िशन में, और कहीं न कहीं उसने वे किया है परफ़ॉर्मेंस को। आई थिंक जब तक चंद्रा सर थे टीसीएस में, उसको लीड कर रहे थे, तब शायद ये परेशानी थी, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा सरप्राइज़िंग है। तो मैं अभी भी न्यूट्रल रहूँगा अनुज, मुझे नहीं लगता कि ये हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं, जो हमने कोविड के बाद देखने को मिली थी। एचसीएल में मुझे ये दिखा, उन्होंने सॉफ्टवेयर बिज़नेस इन्वेस्ट किया, अभी सर्वम में लीड इन्वेस्टर हैं, जो हमारा अपना होम ग्रोन एलएलएम है। कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि वो अर्जेंसी मुझे मिड कैप आईटी में ज़्यादा दिखती है, और एआई हम एक्सेप्ट करें ना करें, ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3-4 जो भी आप बोलना चाहे हैं। वैल्यू बड़ा बड़ा ट्रांज़िशन है बिज़नेस में, और कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारी जो लार्ज आईटी सर्विस कंपनीज़ हैं, उन्होंने अब थोड़ा-सा कैच अप कर रहे हैं, बट थोड़ा देर से इस ट्रेंड को कैच अप किया है। बट गुरप्रीत, शायद ये स्केप्टिकल एनवायरनमेंट, डाउटफुल एनवायरनमेंट शायद फरवरी तक कायम रहे, जब तक कोई नया चेहरा या नया नाम ना जाए। आप इंटरेस्टेड कहाँ कौन से स्टॉक्स में है? फॉर इंस्टेंस ट्रेंट, या फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स, अदर देन टीसीएस, अदर देन टाटा मोटर्स, पीवी, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे होगा इस प्राइस पे? मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो इनके अनलिस्टेड स्टॉक में है, जो जहाँ सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। बट कमिंग टू लिस्टेड, मुझे लगता है कि जो बिजनेस पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, आई थिंक टाटा कंज्यूमर ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है पिछले 2 साल में। नतीजे बहुत अच्छे थे पिछले क्वार्टर के, और फूड बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, बेवरेज भी ग्रो कर रहा है, पल्सेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टी कॉफी प्राइसेस के शेयर प्राइस भी फर्म हुए हैं। तो ये एक बिजनेस है जो आई थिंक ऑटो पायलट पे है, एंड जो करंट सीईओ है वो काफी काफी स्ट्रांग है, तो ये एक बिजनेस अच्छा लगता है। आई थिंक कहीं ना कहीं टाटा टेक और केपीआईटी ऑल्सो, ये जो हम आप उसको ऑटो या एरोस्पेस टेक बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज टेक है और थोड़ा सा आईपी बिजनेस है, वहां पे मुझे लगता है कि एक जो ये ऑटो जो साइकिल टर्न हो रही है, तो ये इन दो स्टॉक्स पे मुझे लगता है निगाह रखनी चाहिए। और उसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सीवी तो अच्छी साइकिल में ही ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, वहाँ वैल्यूएशंस रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, काफी समय से है, बट कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक मंथली नंबर्स आ रहे हैं
और ईवी अडॉप्शन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाटा मोटर्स उसको कैप्चर कर सकता है जब ग्लोबल नंबर्स रेंज रोवर के स्टेबलाइज होना शुरू होंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स पे हमारी नज़र है, और हमारे पास टाटा कंज्यूमर है भी पोर्टफोलियो। ओके, गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। अब टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या टाटा सन्स के आईपीओ पर अब दबाव बढ़ेगा? अच्छा, और एक और चीज़, आपने सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की चर्चा की, लेकिन टाटा केमिकल और टाटा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं बोला, तो क्या ये दोनों स्टॉक्स यहाँ से अब भाग सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है ये जो एसपी ग्रुप का स्टेक है ये रिजॉल्व होना चाहिए। ये सिस्टम लेवल पे भी कल को एक क्रेडिट इवेंट क्रिएट कर सकता है। बहुत बड़ा ग्रुप है और वो बहुत हाई रेट पे डेट को रोल ओवर कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा करी थी इस पे। तो कहीं न कहीं ये टाटा सन्स का जो ओवरऑल इश्यू है, अपर लेयर्ड एनबीएफसी है, ये रिजॉल्व होना चाहिए। ये बहुत बहुत देर से अगर ये नहीं होता है तो कहीं न कहीं एसपी ग्रुप को लिक्विडिटी किसी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है। राइट रॉन्ग हम डिबेट कर सकते हैं। और अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है, तो ये टाटा ग्रुप के लिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा, क्योंकि मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग होगी। टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट तो इमीडिएट बेनिफिशियरी हैं ही हैं। ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट है, जो नेगेटिव हो गया है ग्रुप के अराउंड, आई थिंक उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो एज़ अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट मैं चाहूँगा कि टाटा सन्स लिस्ट हो। पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो लोग काफ़ी कीन, और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। एक एयर इंडिया, और ये जो लॉसेस हुए हैं टाटा को बिग बास्केट और अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स में, ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन रहा है जो इतना डिली-डैली हुआ है चंदा सर के रीअपॉइंटमेंट। शुक्रिया गुरमीत, समय निकालने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी राय रखने के लिए। मीनवाइल मार्केट थोड़ा रिकवर हो रहा है, अब निफ्टी वापस 24,300 के ऊपर आया है, तब देखते हैं टिकेगा या नहीं। एक बार इंटरडे लेकर आइए, निफ्टी का डिसेंट रिकवरी है, 266 से 316 पर आए। मीनवाइल ग्रासिम के नंबर्स आए, नंबर्स थोड़े फीके थे अनुमान से, स्टॉक काफ़ी चल चुका है, काफ़ी प्री पोजिशनिंग है, तो इसके लिए स्टॉक में एकदम से गिरावट आई उन नंबर्स के बाद। हालांकि देखना होगा, प्राइमा फेसी में नंबर्स देख रहा था और प्री पोजिशनिंग काफ़ी हो चुकी है, स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चला है, तो इस वजह से थोड़ा सा आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आकर देखेंगे कि मार्केट की रिकवरी टिकेगी या नहीं। चलिए, थोड़ी रिकवरी आ रही है मार्केट में, अब देखते हैं टिकेगी या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 24,300 के ऊपर आना। चंदन जुड़े हैं हमारे साथ शो में। चंदन जी गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए आपके समय की ट्रेड। बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा पीएसयू बैंक में, और मेरी नज़र यहाँ पे यूनियन बैंक पे। यूनियन बैंक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है, और 4-5 दिन पहले एक मूवमेंट आया था, उसके बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और वापस एक मूव बनने को देखने को बन रहा है। इसके जो मल्टीपल हर्डल थे 177 से 179 के बीच, वो डिसाइसिवली पार हुए और हायर बेस बन रहे हैं, और जिस हिसाब से आज के दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है सिलेक्टिव बैंकिंग आउटर में पॉजिटिव मूव रहेगा। सो यूनियन बैंक पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 182 का, टारगेट बनेगा 194। यूनियन बैंक, ये चंदन जी की पिक हो गई, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम आशीष कयाल जी से, विकास सालुंकी जी से और गाबसर से। तो आशीष जी बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? देखिए, कैश के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू नजर आ रहा है, ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हायर लेवल से देखिए, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है फिर से बाय करने की, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है हम देख सकते हैं करीबन 370 का, और स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 340 का। ओके, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपका 348 पे बाय कॉल है। विकास, आपका कैश में पिक करेंगे? मेरा कैश में रहेगा ईपीएल 239 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 260 के आसपास का वापस एक आपको देखने मिल सकता है, और 232 का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो ईपीएल मेरा कैश कॉल बाय रहे। ईपीएल कैश कॉल हो गई विकास जी की। गाबा सर, आपके पिक कर रहे हैं कैश में? मेरा ध्यान है कजारिया सेरेमिक्स में। कजारिया सेरेमिक्स में मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 1255, स्टॉप लगाएंगे करीब 1250 का, ₹5 का, ज्यादा नहीं, टारगेट होगा 1275। कजारिया सेरेमिक्स। खजारिया सेरेमिक्स काफ़ी क्यूरियस है मार्केट वैसे, सच बताओ ना। एक बार निफ्टी रखिएगा वापस देखिए, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस दिखाएंगे। ये मार्केट ना एक कन्वेंशनल विजडम जैसे होता है ना, उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है, कम्प्लीटली अगेंस्ट। और इस मार्केट में आप जैसे कहते हैं ना, इसीलिए स्टॉक मार्केट से अच्छा टीचर नहीं है कोई भी। अभी टीचर्स डे आने वाला है अगले महीने, और
सच बताऊं तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब देखिए आज SBI, कोई रीज़न या लॉजिक नहीं था, SBI का टॉप कंट्रीब्यूटर बनने का, बन गया। SBI जैसे कहते हैं मेरे मन में आया तो मैं आ गया। और दूसरी तरफ खैर TCS, इन्फोसिस ये एक्सपेक्टेड था। हाँ। रिलायंस काफ़ी वीक हुआ है ना, उसका एक थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने लोअर लेवल पर। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है श्रेया, क्लोजिंग अगर 24,350 के ऊपर हो गई मान लीजिए, तो फिर बुल्स की उम्मीद फिर भी रहेगी। अच्छा एक और चीज़ इस मार्केट में पता है एक और दिक्कत क्या है, पोजीशन कैरी करने से शॉर्ट भी डरेगा, क्योंकि शाम को डील आ गई तो बॉन्ड डील 4.7 पर है। अब हर कोई, हम रोज़ ये एक्सपेक्ट करें कि डील नहीं आ रही, किसी एक दिन अनाउंस हो गई तो मौका ही नहीं मिलेगा शॉर्ट कवर करने का। और प्लस मार्केट आपको इंट्राडे में मौके दे रहा है, ऐसा नहीं है जैसे आज कोई गैप थोड़ा ना हुआ, अगर आप कल शॉर्ट ओपन नहीं छोड़ कर गए, आपने कुछ लूज़ नहीं किया, आज आपको एक आध पॉइंट ग्रीन में ही शॉर्ट करने का मौका मिला होगा, तो ऐसा कोई वो मौका नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मार्केट की। चलिए अब बात करते हैं आज के बड़े एक्सीडेंट की, PI इंडस्ट्रीज़। और देखिए PI इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ, स्टॉक गिरा, पहले सुबह गिरना था क्योंकि नंबर ख़राब थे। इसके बाद मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की कि कॉल सुनेंगे, कॉल के बाद एक व्यू लेंगे, जो कि सही भी था। और कॉल के बाद ये स्टॉक गिरा, कॉल हुई थी 12 बजे, चार्ट देख लीजिए, असली गिरावट आई 12 बजे के बाद। ऐसा क्या कह दिया कंपनी ने कॉल में, नूपुर से समझ लेते हैं, नूपुर भी थी उस कॉल में। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, कॉल में देखें तो काफ़ी कॉशियस स्टेटमेंट मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए नजर आए। कंपनी का जो मेजर सेगमेंट है एग्रोकेमिकल 95% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें मेजरली एक्सपोर्ट से ही कारोबार होता है और उसी को लेकर मैनेजमेंट ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट कारोबार में जो स्थिति है फिलहाल जो है वहाँ पर चैलेंजिंग बनी हुई है। इनपुट कॉस्ट, इनपुट लागत जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए मैनेजमेंट, एक इम्पैक्ट इसका नतीजों पर इस क्वार्टर में देखने को मिला था। कमजोर नतीजों की उम्मीद थी, उससे ज़्यादा कमजोर ये क्वार्टर रहा है कंपनी का। ब्राजील, मेक्सिको, यूरोप, US में कंपनी मौके ढूंढ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स जो है वो काफी चैलेंजिंग कंपनी के लिए रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ग्लोबल कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ पर Q1 में इंपैक्ट आते हुए नजर आया है। Q1 में डिमांड को लेकर भी चिंता थी और आगे चल के डिमांड को लेकर और भी चिंता यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी, जो कि एक बड़ा वजह हो सकता है कि कीमतों पर भी दबाव आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आया। हालांकि दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को रीआइटरेट किया। FY27 का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है, चाहे वो रेवेन्यूज के फ्रंट पर हो, मार्जिन्स के फ्रंट पर हो। उनका ये भी कहना है कि FY27 में 4 से 5 नए मॉलिक्यूल्स जो है कंपनी लॉन्च करती हुई नजर आएगी। नंबर्स भी एक बार फटाफट से बता देती हूँ। Q1 में जो आई थी वो 10% की कमजोरी रही, मुनाफा 40% घटकर आते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 30% की कमजोरी और मार्जिन्स देखें तो ऑलमोस्ट 750 बेसिस पॉइंट की कमजोरी यहाँ पर भी रही है। तो काफी वीक कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल से PI इंडस्ट्रीज की तरफ से, PI की तरफ से काफी वीक कमेंट्री आई। गौरांग जी, PI पर शुक्रिया। ऊपर PI पर क्या व्यू है आपका, PI इंडस्ट्रीज पर? देखिए अनुज भाई, काफी लंबे समय से खरीदारी की राय है। दिक्कतें थी इस क्षेत्र में, जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी उसको देखते हुए और जिस प्रकार से अब नतीजे आए और नुपुर जी ने जिस तरीके से आकलन किया और जो बातें सामने रखी, देखिए एक आध दो तिमाही में शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है अनुज भाई, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता है कि लंबी अवधि की विचारधारा में कोई बड़ा परिवर्तन करे। खरीदारी की राय पहले भी थी, आज भी है, करीबन 9.25-9.5% नीचे है। पहले तो निवेश है तो बना करके चल, अगर ऊपरी स्तर पर लिया है, निवेश लायक पूंजी है, थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। नया निवेश करना है तो इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। जी हाँ, और इस बास्केट के अगर आप देखें सारे के सारे स्टॉक्स, लास्ट टाइम भी अगर आप देखें जब कोलैप्स आया था SRF की कमेंट्री के बाद ऐसा ही कुछ था। और आपकी स्क्रीन पे तीनों स्टॉक्स लेके आइए। लुक एट UPL, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, इट्स 566। लुक एट SRF 2565 पे। PI इंडस्ट्रीज का आप देखिए। मीनवाइल ग्रासिम अपने नंबर्स के बाद जरा एक बार फिर से टेक चेक ले लेते हैं। ग्रासिम का मूव अब ऑलमोस्ट 3276 को, मतलब आप समझिएगा कि नंबर्स के आते साथ जो क्रैक शुरू हुआ वो अब तक कायम है, टिक बाय टिक में। आप देखें ऑलमोस्ट डे लो पर, यानी कल का जो मूव था वो भी काफ़ी हद तक सरेंडर कर दिया इसने। क्रैक ऑलमोस्ट 3400 से 3274। खैर, मैं एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ जो कि अपनी ट्रैजेक्टरीज को चेंज कर रहे हैं। एक बार लेके आइएगा FMCG बास्केट में जरा प्लीज़। कोलगेट, ये एक मतलब ऑलमोस्ट क्रैक, एक टाटा कंज्यूमर का मैंने शुरू में जिक्र किया था। विकास, आपकी राय क्या है? 30 जून 2026 के बाद अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी वायलेट करता हुआ सडनली आपका टाटा कंज्यूमर, सडनली आपका कोलगेट, सडनली आपका गोदरेज CP सब क्रैक हो रहे हैं।
ये कोलगेट अगर 2000 के नीचे गया तो क्या प्रोजेक्शन है? लुक एट लोडिंग, करीब करीब 66,000 से जुड़े हैं यहाँ पे शॉर्ट साइड में। जी चार्ट स्ट्रक्चर अभी वीक यहाँ पे देखने मिल रहा है। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो यही रेंज में वो ट्रेड करता रहा। लास्ट 2 वीक के भी लो यहाँ पे ब्रेक करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से और एक एक्सटेंशन हो सकता है डाउन साइड में टुवर्ड्स 1920 और उसके नीचे 1870 तक का एक मुझे लगता है एक डाउनवर्ड चैनल का जो सपोर्ट है वहां तक एक रिट्रेसमेंट इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकती है। आज हालांकि उसने 2000 वाली रेंज अभी भी पकड़ के रखे, बट इसके नीचे अगर बंद होता है तो मुझे लगता है क्लोजिंग नेगेटिवली माननी जाएगी और यहाँ से और नीचे 100 पॉइंट के आसपास का एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। हालांकि ऊपर में 2031 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस काउंटर में अभी भी देखने मिल रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड देखने मिल सकता है। ओके चलिए, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो चुका है। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम आशीष जी से, चंदन जी से और मानस जी से। चंदन जी, आप शुरुआत करें। बिल्कुल मैं फोकस करना चाहूंगा कैपिटल गुड्स में एबीपी पे। एबीपी देखे तो आज से लगभग 3-4 वीक पहले एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया और बड़ा मूव आया। उसके बाद वापस कंसोलिडेट होके जो ब्रेकआउट हुए थे उनको रीटेस्ट किया और वापस मूवमेंट आ रहा है और भी 4 दिन के कंसोलिडेट के बाद अब हल्का सा फॉलो अप इस काउंटर को नई तेजी के लिए लेके जाना चाहिए। ओवरऑल मैं डेटा सेटअप देख रहा हूँ तो लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है और कहीं ना कहीं ऑप्शंस में डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ 7,800 की कॉल का। 7,800 की कॉल अभी लगभग 147 के आसपास चल रही है, 145 147 के आसपास चल रही है। खरीदारी की सलाह होगी, सपोर्ट होगा 115 का, टारगेट बनेगा 195 का। एबीपी इंडिया, ये चंदन जी के पिक हो गई ऑप्शंस में। मानस जी, आपने क्या देखा ऑप्शंस में? और तो देखिए ऑप्शंस में बीएचईएल पे मेरा ध्यान है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए, जिस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। तो बीएचईएल का 415 वाला कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 20 रुपए तक के टारगेट्स पास होंगे। ओके, अब चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपका ऑप्शन ट्रेड? देखिए एमसीएक्स में पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और मूव देखा गया और यहाँ पर मेरे ख्याल से कंटिन्यूड रह सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है, तो ऐसे में चलते हुए बाय साइड में 2950 का जो कॉल ऑप्शन है एमसीएक्स का वो बाय किया जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 60 रुपीज का, करीबन अभी 84 के आसपास चल रहा है। 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 120 का। चलिए काम करते हैं, 4 का चौका भी ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ सुशील कीड़िया भी जुड़ने वाले हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे चंदन जी से ही वापस। चंदन जी, एक और ऑप्शन ट्रेड आई होप तैयार होगा आपके पास। उसके बाद चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और मिड का फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो चंदन जी, आप बताएं सस्ता ऑप्शन आपका। बिल्कुल मैं सस्ते ऑप्शंस की बात करूंगा तो मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा अगेन पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसी पे मैं ऑप्शंस का ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा विद द व्यू की डेटा सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के नजर आ रहा है। यूनियन बैंक का 190 के कॉल पे हम फोकस करेंगे जो लगभग 3 रुपए के आसपास चल रहा है। सपोर्ट होगा 1 रुपए 50 पैसे का, ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 5 रुपए 50 पैसे के। ओके, यूनियन बैंक ही पसंद आ रहा है चंदन जी को सस्ता ऑप्शन में भी। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? देखिए मेरी नजर एबीबी के चार्ट के ऊपर एक बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेशन है अबाउट 10 डे में 7,730 फ्यूचर में चल रहा है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यानी 7,680 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो स्विंग का टारगेट या रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो है करीबन 7,800 से लेकर 7,825। तो इट्स अ बाय इन एबीबी। एबीबी, अभी चंदन जी ने भी इसका जिक्र किया, शानदार मूव यहाँ पर। अब चलते हैं मानस जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए नॉन एफएनओ स्टॉक है, प्रिकॉल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। प्रिकॉल में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 764 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 840 840 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, गौरांग जी, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं? फार्मा क्षेत्र में से एक कंपनी जिसने बेहतरीन रुझान पिछले कुछ समय में दिखाया है, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। नाम है औरबिंदो फार्मा। अनुज भाई, अपने सर्वोच्चम स्तर के आसपास ही, जीवन के सर्वोच्चम स्तर के आसपास ही कामकाज कर रहा है औरबिंदो फार्मा। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोर दे। नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल का रखिए। औरबिंदो फार्मा मिड कैप फंड में गौरांग जी की पिक हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर रही हूँ,
टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए। सस्ता ऑप्शन आया है चंदन जी की तरफ से यूनियन बैंक 190 के कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 5 रुपये 50 पैसे का टारगेट है, 1 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एबीबी इंडिया फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहा है एफएनओ सुपरस्टार में राजेश सातपुते जी की तरफ से 7,800 7,875 की टारगेट है। स्टॉप लॉस आपने नोट किया ही होगा। मानस जी कह रहे हैं कि चार्ट का चमत्कार प्रिकॉल पसंद आ रहा है, 840 की टारगेट है, 764 का स्टॉप लॉस। और आखिर में और बिंदु फार्मा ये पसंद आया है, गौरांग जी को लंबी अवधि की नजरिए से खरीदारी की इन स्तरों पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मार्केट पर एक सवाल, इस समय ग्लोबल मार्केट देखकर, डॉलर इंडेक्स देखकर, कॉस्पी देखकर काफ़ी एल्गोज प्ले होते हैं। इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? निफ्टी बैंक निफ्टी की बात 10-15 दिन के अंतराल पे करेंगे। आपने जो डॉलर इंडेक्स को आज छू दिया ना, हमारी धड़कन को छू लिया आपने। काफी टाइम से अपनी ये बात हो रही थी कि डॉलर इंडेक्स में अब रिवर्सल बनेगा और अगले साल 1.5 साल में डॉलर इंडेक्स शनय शनय घटता घटता 110 वाला 88-87 तक भी चला जाएगा। तो देखिए सारे संसार के जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले, सबकी अकाउंटिंग कन्वेंशन है कि डॉलर को करेंसी पकड़ते हैं, वो डॉलर को मनी माना गया है संसार का। इस वक्त तक तो वही है, चाहे जितनी भी डी डॉलराइजेशन की लोगों ने लड़ाई कर ली। तो जब भी डॉलर की एक तरफा ट्रेंड आती है, हमने इंडिपेंडेंटली देखा है सारी चार्ट्स को, बट साथ में डॉलर इंडेक्स जब कंफर्म कर रहा है तो हमारा दुस्साहस अब साहस में बदल गया है। बिटकॉइन अगर अगले 1 साल में $1.5 लाख हो जाए तो बिल्कुल आप मानसिक तौर पर तैयार रहिए, बाई सिग्नल आ चुका है। सबके बस का काम नहीं, बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। गोल्ड हम 7,500-8 हजार की बात आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अच्छी चाल बन गई उसके बाद पिछले 15 दिन में। क्या पता छोटा मोटा टेक प्रॉफिट एक ट्रेडर्स के लिए आए। सिल्वर $170। अब अगर ये 3 मेजर एसेट्स इस तरह से अगर अगले 1-1.5 साल में भागे तो जो कोरिया मार्केट और निकी का जो कोलैप्स होना था, हमारी इंडिपेंडेंट ब्रूटली इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग कोरिया में भी वापस एक नया हाई लगे। जितना भी वहां सुसाइड हेल्पलाइन खुल गई और कुछ भी हो गया, मोहब्बत और मार्केट पलट पलट कर मारते हैं। अभी तो सिर्फ एक झटका आया कोरिया में, यूफोरिया का भी फाइनल फेज बाकी लग रहा है। और उसी तर्ज पे अगर मैं लौटूं इधर डैक्स, नैस्डैक और S&P पे भी, तो कोई ये सोच ले कि चारों तरफ भय का वातावरण है, मैं कॉमन सेंस को यूज कर लूं, शॉर्ट कर दूं, बहुत खतरनाक सौदा हो जाएगा। आगे पीछे कम ज्यादा कुछ इठलाते हुए कुछ बौखलाते हुए कोरिया बौखलाएगा और नैस्डैक इठलाएगी। हमने तो नैस्डैक पे भी 35,000 की फोरकास्ट अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरनली शेयर की हुई है। सिर्फ हमारी एक ये निफ्टी है जो बिल्कुल महाभारत में जो विचित्र वीर था ना, एक अटपटा सा अजीब सा इंसान। तो निफ्टी की चाल बाकी संसार के साथ अभी भी कोहेरेंट नहीं है, पर विश्व के बाजारों को देखते हुए कोई भी हमारे बाजार में मंदी की धारणा निकालना व्यर्थ होगा। चारों तरफ तेजी लगती है। निफ्टी बैंक निफ्टी का सौदा अलग है, जिसकी कहानी अलग है। और साथ में अगर आप क्रूड ऑयल को भी देखो, देखिए जो क्रूड ऑयल पे हमारी पुरानी जो लास्ट फोरकास्ट थी कि एक बार 76 आने के बाद इवेंचुअली ये 120 तक जाएगा और वो 90-92 जाके वापस पुराने लो को टच करेगा और फिर नई चाल शुरू होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है ना, संसार जो है ना, मानवता जो ढीठ है, 10,000 साल में हमने कितने पैंडेमिक्स, कितने वॉर, कितनी तबाही देखी, पर मानवता ने प्रगति की। जो बुलिश मेंटालिटी है वो राइट है, लॉन्ग टर्म में उसी में पैसा बनता है। बाजार क्या पता इस ईरान वाली कहानी को लेके थोड़ा ढीठ हो जाए और इग्नोर करने लग जाए। इन द लॉन्ग रन इन एनी केस क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट्स का पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस ओपेक ऊपर की तरफ रीसेट तब करता है जब उनकी इकोनॉमिक रिकनेसेंस बता देती है कि पहले से ही इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है। तो मैं ये कहूंगा ब्रॉडली कि अभी जो कुछ दिनों 3-4 महीने जो तमाशा चला, रात को क्रूड ऊपर है तो नीचे सवेरे निफ्टी गैप डाउन खुलेगी, वो ट्विटर छाप, झोला छाप रिसर्च को छोड़िए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करिए, बड़े ट्रेंड्स को पकड़िए, घूम फिर के तेजी में पैसा मिलेगा। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी आ रही है, शानदार, और वो निफ्टी को भी कैरी कर रहा है। एक बार लेकर आइए जरा इंटरडे चार्ट बैंक निफ्टी का और देखिए क्या सही शानदार लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई और अब हम डे हाई पर आ गए हैं। और आई थिंक हमारा जोन सुबह का यही था 57,200 के आसपास का सपोर्ट का। निफ्टी भी लेकर आइए एक बार इंटरडे में, और निफ्टी में भी देखें आप तो अब अच्छी रिकवरी आई। एक शॉर्ट ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हुई, लेकिन लोअर लेवल पे रिकवरी भी आ रही है उस हिसाब से। सेक्टर या स्टॉक वाइज क्या अच्छा लग रहा है आपको सुशील जी इस समय? तो अनुज, एक
अनुरोध है आपके पीसीआर से मेरे स्क्रीन से चार्ट को शेयर करें। देखिए आपने अभी भी बैंक निफ्टी को टच किया था, मेरा माइंड उस पे जा रहा था। तो जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे की शानदार रिकवरी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम है। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा कोहराम हो जाएगा कि जिसको जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते इस वक्त। खबरों का जो फ्लो है, मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी चार्ट स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये देखिए एचडीएफसी बैंक 2021 में पब्लिकली इस बात को कहना शुरू किया था कि अगले 3-4 साल में इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में तबाही मचा देगी एचडीएफसी बैंक। कि जब इसका भाव 2100 था, हमने 1200 हमारे मुंह से निकल गया। बोनस आने के बाद भी अब इसका जो लो आ गया 726 तक का, करीब करीब आ गए हम वहां तक। 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं है, ब्याज में आपका पैसा डबल हो जाता है, स्टॉक का भाव आधा हो गया, 1/4 हो गया, तबाही मच गई। अब हमने अपने क्लाइंट्स के साथ जो रिसर्च को शेयर किया है कि शॉर्ट टर्म में अगले अगले कुछ महीनों में आप ये समझ लो, नहीं अगले कुछ महीने गलत बोल रहा हूं मैं, एक साल में, अगले एक साल में नवंबर 2027 तक हमें 1050 का प्राइस एचडीएफसी बैंक पे दिखता है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म फाइनल बॉटम बना रहा है, हो सकता है कि इसके बाद ये एक बार और वापस आज के लो के नीचे जाए। और जो निवेशक हैं उनको इस झूले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो जितनी भद्दी हमारी ये फोरकास्ट थी, अनकंफर्टिंग फोरकास्ट थी 4 साल पहले कि इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनेगा, अब एचडीएफसी बैंक में जो भी सूत्रधार कहानी बनाए, बेफाम पैसा इन्वेस्टर्स का बनना चाहिए। ये 700 रुपए वाला स्टॉक अगर आज के 4 साल में यहां से अगर 1800-1900 का भी भाव हो जाए तो हमें इस कल्पना के ऊपर में कोई भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं लगती है। खेलेंगे इसको हम टुकड़े टुकड़े में। एचडीएफसी बैंक 1-2 दिन का और इंतजार है, इसको थोड़ा ऊपर बंद होने दीजिए, 2-3 दिन के बंद भाव से ऊपर, तब हमारी 1050 की कॉल ट्रिगर होगी। अगर एचडीएफसी बैंक 50% बढ़ गया तो आप सोचो कि बैंक निफ्टी पे कितना बड़ा अपवर्ड प्रेशर बनेगा। 25% वेटेज इसकी है। और शॉर्ट रन में एक विचित्र खेल ऐसा हो रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक क्या पता यहां से 20-25% का अगले 3-4 महीने में करेक्शन दे दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे खूबसूरत रिजल्ट चल नहीं रहा है, तो आपको चार्ट की तो सुननी पड़ेगी। फंडामेंटल नहीं चले तो भाव की सुनो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें 20% की करेक्शन, आईसीआईसीआई बैंक में 20% की करेक्शन दिखती है। और अभी से लेके दिवाली तक में कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये पीएसयू बैंक छा जाएंगे। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर में भी ना बड़े वाले जो स्टॉक्स है वो राहु केतु की तरह बाकी ग्रहों से उल्टे चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की चाल अलग, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चाल अलग। सुशील जी, बीते हफ्ते से एक बड़ा मूव आया मेटल्स में प्रीशियस मेटल्स में। सोने को देखिए 41 का 155 पे पहुंच गया। गोल्ड सिल्वर पे आपका टेक, या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स पे आपका टेक क्या रहेगा इस वक्त? गोल्ड सिल्वर पे तो अपनी 15 दिन पहले ही बात हो चुकी थी ना कि हमने वो एक दबंग व्यू ले लिया इस पे। चार्ट वैसी बन चुकी है कि भाई ये 3900-4000 की मंदी नहीं है अब गोल्ड में, और हम 7500 तक चले जाएंगे दिवाली 27 तक। तो उसको मैं अभी भी रिपीट किया हूं 1 मिनट पहले। तो गोल्ड सिल्वर पे अपनी बात हो चुकी है। और हमने फेरस मेटल्स के ऊपर में भी जितने भी स्टॉक्स पे शॉर्ट सेलिंग करवाई थी और जिसके लिए बहुत ट्रोल हम हुए हैं, वो तो होते रहते हैं। तो वो भी हमने लास्ट 15 दिन पहले आपको कह दिया था कि सेल में, टाटा स्टील में, हर जगह हमने शॉर्ट काट लिए और हर जगह हमारे धुआंधार लॉन्ग्स बन गए हैं। और बड़ी रिटर्न्स अब हमें स्टील के स्टॉक्स में अगले 3 महीने में दिखती है। और इस बीच में जो हिंडाल्को, नाल्को, इन सबको भी शॉर्ट किया था, एक बार टेम्परली हमने उनको काट लिया। नाल्को में तो खैर वो माइनिंग के लॉ के परिवर्तन के कारण हो सकता है आज एक्सेप्शनली एक ऊपर का मूव आ गया। टेम्पररी रिबाउंड है। हिंदुस्तान जिंक भी अगर सिल्वर की वजह से बढ़ेगा तो हम पब्लिश करने वाले हैं वो रिपोर्ट। इंटरनली हमने सर्कुलेट कर दिया है कि ये रिपोर्ट का हम ट्रिगर वेट कर रहे हैं। जिंक पे जो यूनिवर्सल कंसेंसस है कि बड़ी तेजी है, हमें लगता है जिंक के भाव में धुलाई हो सकती है। अभी तक वो रिसर्च रिपोर्ट कन्वर्ट नहीं हुई, वो ट्रिगर नहीं आया। सावधान कर रहे हैं हम लोगों को, प्रीव्यू दे रहे हैं। जब आएगा तब हम उसको पब्लिश करेंगे और तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो हो सकता है आगे चल के वापस हिंडाल्को शॉर्ट बने। तो नॉन फेरस मेटल्स में बैग मिक्स्ड है, और जो फेरस है, शनिदेव की कृपा है, स्टील के स्टॉक में पैसा बरसेगा। ओके, मेटल स्टॉक साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर भी अपनी राय रखी आपने सुशील जी। गुड आफ्टरनून। लेकिन ओवरऑल और मार्केट में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग करने के लिए भी? श्रेया जी, उसके लिए आपको मुझे अपने स्टूडियो में 2 घंटे के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। 200 स्टॉक्स पे हमारे एक्टिव कॉल्स हैं इस वक्त, और 800 से ज्यादा स्टॉक्स पे हमारे यहाँ से रेगुलर रिसर्च पब्लिश होती है। तो मैं गिने चुने कुछ नाम बता पाऊंगा, एग्जॉस्टिव लिस्ट या हमारे बेस्ट पिक्स ऐसा नहीं है। तो देखिए, आपके दर्शकों को ज्यादातर
3 महीने 6 महीने वाले कॉल्स पसंद आते हैं, ऐसी मेरे को फीडबैक है। तो अब LIC हाउसिंग फाइनेंस में कुछ दिनों पहले हमारे क्लाइंट्स को हमने 45% की राइज के लिए लेने की सलाह दी। उसी तरफ सामने सारे सेक्टर्स में देखिए मिक्स्ड बैग है। दूसरी तरफ हमने चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस को शॉर्ट करके कि 45% घट जाए तो भी हम 3-4-5 महीने तक पोजीशंस को रोल डाउन करेंगे। अगर उसी तरफ आप मुथूट और मन्नापुरम को देखो, ये वापस न्यू हाई मारेंगे। भले ही लोग इस पे गोल्ड को लेके कहानी करें, गोल्ड की कहानी नहीं है। स्टॉक का नेचुरली ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो अब एक और फर्दर अप मूव बनता है। अब उसी तरफ अब अगर आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की तरफ चलो तो MCX में क्या पता 5% और बढ़ जाए, पर वहीं BSE पे हमारी कॉल ट्रिगर हो गई कि ये 3500 से 5200, फिर 3500, फिर 5200, फिर 3500, हम 4-5 राउंड आगे तक अगले 2 साल में हो सकता है बार-बार देखें 3500, 3552 की चाल मिले। अब BSE भी निफ्टी में आ रहा है तो उसका एक फ्लेवर अलग है। तो सारे सेक्टर्स में इसी तरह से अलग-अलग चल रहा है। अब जैसे cummins है, ABB है, Siemens है, ये सब के अंदर में वापस बाय का ट्रिगर आ गया। जिस पूरे पावर सेक्टर में हमने टाटा पावर से बड़ा परहेज रखा था कि नहीं इसको अभी करेक्शन होने दो और सब्सटैंशियल करेक्शन बना, अब वो भी थका पिटा हुआ स्टॉक 45% की बाई के लिए हमारे यहाँ रिकमेंड हो चुका है। तो देखिए मार्केट में बार-बार साइकिल बाय साइकिल टर्न्स आ रहे हैं और घूम फिर के हमारे क्लाइंट्स भी करते हैं शॉर्ट सेलिंग, हम भी करते हैं। पर ये काम ना एकदम उन लोगों के लिए है जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं, बेचारे मजबूर मेरे जैसे लोग जिनको और कुछ नहीं आता, सारा दिन स्क्रीन पे बैठते हैं। पर मैं आपके सारे दर्शकों से एक आग्रह करूंगा, जीवन में पैसा कमाने का मकसद जीवन को मजेदार बनाना है और पैसा कमाने का ऐसा जरिया अपना लो कि जीवन का मजा खराब हो जाए। तो शॉर्टिंग वॉटिंग जो है ना अहंकार का काम है, आम आदमी के बस की चीज नहीं है। घूम फिर के अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को चुनिए, जब वो अच्छा करेक्शन दे चुके हैं उनको पकड़िए। करेक्शन आता है 15-20% का, अप मूव आती है 50% की। तो बढ़िया गाढ़ा पैसा आराम से शांति से कमाओ। ये शॉर्ट सेलिंग वॉट सेलिंग जो है ना, ये हमारे जैसे बिगड़े हुए लोगों का काम है, शरीफों का काम नहीं है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखने के लिए। अब आते हैं अगले हफ्ते, फिर आपसे बातचीत होगी निफ्टी की क्लोज पे, मतलब जो प्रोविजनल क्लोज मिलेगा हमें उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक बार रणनीति पे फिर विचार करेंगे। इट्स 3:06 निफ्टी करीब 24,356 पे और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अभी 57,850 का लेवल छू गया है। अनुज, ये क्लोजिंग कैसी लगी निफ्टी बैंक की में? PSUs का योगदान, उसके बाद ये रिवर्सल और निफ्टी का क्रैक, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का क्रैक और एक तरफ IT, बहुत सारे अगर आप देखें तो शायद बास्केट ही देखने लायक। आज कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोजिंग को? बिल्कुल, देखिए 3 लाइन की अप्रोच है मेरी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्री कैश हमारी अप्रोच है। पहली बात तो शॉर्ट पोजीशंस लेकर ना जाएं। आज सुबह हमारा शॉर्ट का जो व्यू था वो, जिस हमने सुबह कहा भी था, वो एक 24,250 तक का था और 24,266 का लो है। तो शॉर्ट का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का था। बाकी बैंक निफ्टी की रिकवरी काफ़ी पॉजिटिव है और ये आपको एक उम्मीद जता रही है बैंक निफ्टी की रिकवरी कि बैंक निफ्टी अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट डे हाई पर बंद हो रहा है। आज शाम को इन्फ्लेशन डेटा आना है, हमारा इन्फ्लेशन डेटा आना है, US का इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए शॉर्ट अगर आपने किया और अच्छा पैसा बनाया, कवर करें। बहुत ज़्यादा कैरी करने वाला मार्केट नहीं है। कैरी करने वाला मार्केट आएगा जब आप 24,300 के नीचे डिसाइसिवली बंद हो जाएंगे निफ्टी पर। अभी 24,300 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा अभी के लिए निफ्टी, तो अभी के लिए इंट्राडे रहे, ये व्यू है। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताएं। बैंकिंग स्टॉक से डीलर्स के रडार पे आते हुए नजर आए यूनियन बैंक। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा खासा रीबाउंड यहाँ पे आते हुए नजर आया और वॉल्यूम्स देखें तो सिग्निफिकेंटली हायर यहाँ पे आपको दिखेंगे। 2.25% का जो अपटिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम बूस्ट यहाँ पर जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है सुप्रीम पेट्रोकेम, यहाँ पर भी अच्छी खासी खरीदारी आती हुई नजर आई है। डीलर्स का मानना है कि हो सकता है पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई नजर आए। ऑलमोस्ट 6% स्टॉक ऊपर है और पिछले 2 दिन से देखें तो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी 60% से ज्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट आज तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम आपको दिखेंगे पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कैलकुलेट करें तो। और तीसरा स्टॉक है जहाँ पे बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आई है, एम्बर एंटरप्राइजेस। डीलर्स का मानना है कि Q1 के नंबर्स जो है वो अनुमान से काफी कमजोर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लगातार 2-3 हफ्ते से यहाँ पे 2-3 दिनों से यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है और आज फिर से नतीजों से पहले बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से।
ओके, 3 स्टॉक्स डीलर्स के रडार पे हैं, यूनियन बैंक, सुप्रीम पेट्रो और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस यहाँ पे बिकवाली की राय है डीलर्स की तरफ से। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। और एम्बर एंटरप्राइजेस कल का चार्ट जीपीटी भी याद होगा आपको, हमने लिया था कमज़ोर साइड पे, जहाँ पर चार्ट्स पे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चंदन जी, आपसे शुरुआत बताइए, कल के सेशन के लिए क्या चुनेंगे आप? बिल्कुल, कल के सेशन के लिए फोकस करें तो मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा बेल राइज करके काउंटर है उस पे। बेल राइज देखे तो आज सुबह में 268 तक का मूवमेंट हुआ, उसके बाद हल्का सा डिक्लाइन बना है, बट वीकली चार्ट में यहाँ पे हाई टॉप साया बॉटम के जो ट्रेंड है इंटेक्ट है, और मंथली चार्ट में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 254 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 271 के टारगेट बनने चाहिए। ओके, बेल राइज हो गई चंदन जी की ट्रेड। गाबा सर, आपका ट्रेड कल के लिए? मेरा ट्रेड रहेगा, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है 1020, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 1010, टारगेट होगा 1035। अगेन डिस्क्लेमर, माय पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, इंडसइंड बैंक। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड है फोर्स मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी करके जाएंगे। अगर हम क्लोजिंग देखें तो बहुत ही बढ़िया हो रही है, अच्छे वॉल्यूम साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 18,950 के रहेंगे, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट सेट करने हैं 19,700 के। फोर्स मोटर्स। राजेश जी, आप क्या चुनेंगे, BTST या STBT? श्रेया, देखिए BTST करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में एक फिर से वही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, उसके बाद फिर से बाइंग आती है, तो मोटा मोटी सब कुछ वही है। SBI, देखिए मुझे लगता है SBI में एक BTST अच्छा बनेगा, जहां पे टारगेट 1110 से लेके 1120 का होगा। 1080 के ऊपर का बाय है, तो 1087 करंट मार्केट प्राइस है फ्यूचर में, तो SBI लेके जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आशीष कयाल के पास। आशीष जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत समय के बाद में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। ये कंसोलिडेशन हो रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, नेकलाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो है 554 के देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 509 का लगाना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और आज का एक्सीडेंट गोदरेज कंज्यूमर, हालांकि जिसे कहते हैं ना जूरी स्टिल आउट, कि क्या यहाँ पर आज और कल में एक बॉटम फॉर्मेशन भी होगा, लेकिन आज तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। 11% स्टॉक गिरा है। सुधीर सीतापति ने MD एंड CEO पद से इस्तीफा दिया। जिस दिन उनका नाम अनाउंस हुआ था, स्टॉक 20% भागा था, मुझे अभी तक याद है। मंगलम के पास चलते हैं, एक पूरी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट इसको लेकर। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सुधीर सीतापति का अगर आप गोदरेज कंज्यूमर में टेन्योर देखें तो इसे 2 भाग में हम देखेंगे। सबसे पहले तो उनका अपॉइंटमेंट, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और सेकेंडली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बियॉन्ड उनका इस कंपनी पे इम्पैक्ट। तो अगर आप उनका अपॉइंटमेंट देखें तो सबसे पहले 11 मई को 2021 में उनका नाम अनाउंस हुआ था। उसके पहले स्टॉक 716 रुपए का था। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ 12 मई को स्टॉक का राइज कुछ 22% हो गया था, 873 रुपीज। तो ये 873 रुपीज होना चाहिए, ना कि 716। और 11 अगस्त को कल स्टॉक 1025 था उनके रेजिग्नेशन से पहले, और आज जैसे देख रहे हैं हम 10% नीचे है, 900 रुपए के आसपास। उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, FY 22 से FY 26 तक में रेवेन्यू ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया है, 5.5%, एबिटा कुछ 7% जंप किया है, और नेट प्रॉफिट भी 1%। ये सारे नंबर्स दर्शाते हैं कि हो सकता है कि कंपनी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर सकती थी, पर अंडरलाइंग फंडामेंटल अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कैटेगरी डेवलपमेंट है, उसे हम कोर ग्रोथ इंजन बनाएंगे, और उनका जो मीडियम टर्म टारगेट था डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का, वो उन्होंने एनालिस्ट को बताया। तो इनोवेशन में उन्होंने क्या क्या किया? कैटेगरी ग्रोथ में उन्होंने कहा कि मैजिक पाउडर लिक्विड सोप लॉन्च करेंगे, गुड नाइट लिक्विड वेपराइजर, आरएनएफ मॉलिक्यूल के साथ सिंथॉल फोम बॉडी वॉश, मस्कीटो रिपेलेंट, इंसेंस स्टिक्स, ये सारे इंडस्ट्री लीडर्स और इनोवेशन लीडर्स बन गई थी। और उन्होंने उनके कार्यकाल में लिक्विड वॉश, फैब्रिक केयर, पेट केयर, टॉयलेट केयर और लिक्विड डिटर्जेंट, ये सारी कैटेगरीज में भी एंट्री की। उसके अलावा हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखा इनके कार्यकाल में। अप्रैल 2023 में करीब 2800 करोड़ का उन्होंने रेमंड का कंज्यूमर बिजनेस खरीदा, और हाल ही में मुस्टैक जो ब्रांड है करीब 450 करोड़ में भी खरीदा। और इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, याद रखिए, काफ़ी सारा बिजनेस उनके इंटरनेशनल बिजनेस में भी आता है। वहाँ पर उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया, अफ्रीका का बिजनेस मॉडल चेंज किया, ईस्ट अफ्रीका बिजनेस बेच दिया, कीनिया को रॉयल्टी मॉडल में बढ़ दिया, और एडवर्टाइजिंग इसमें सबसे ज़्यादा कुछ इनोवेटिव काम किया उन्होंने। जितनी
जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है पहले क्रिएटिव एजेंसीज के पास जाती थी, इन्होंने कहा कि अब हम क्रिएटिव एजेंसी भी इन हाउस ले लेते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस उनके कार्यकाल में देखने मिली। बट क्यों नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए, उसका रीजन है क्योंकि पिछले 5 सालों में कई सारे चैलेंजेस भी थे। ओवरऑल वीकनेस कंज्यूमर सेंटिमेंट में था, पोस्ट कोविड सर्ज जो था वो डिजिटल ब्रांड्स में था। तीसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस हुए रशिया यूक्रेन और उसके बाद कई सारे वॉर्स के कारण। क्विक कॉमर्स और डिजिटल में इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रही। और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेसेस, कभी आप अफ्रीका में देखें, नाइजीरिया में देखें या इंडोनेशिया में देखें, काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी थी। और जनरली एफएमसीजी सेक्टर भी इस कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। कैपिटल जो है उस सेक्टर से बाकी दूसरे सेक्टर्स में जा रहा था। बट आज हम देख रहे हैं स्टॉक नीचे है 900 रुपए के आसपास। अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ मल्टी क्वार्टर हाई पे था, वॉल्यूम ग्रोथ भी। मैनेजमेंट ने मेंटेन किया अपना ग्रोथ गाइडेंस। आसिफ मलबारी भी गोदरेज कंज्यूमर में सुधीर सीतापति के बाद ही आए थे, तो वो ग्रोथ मोमेंटम कंट्रोल रहेगा। और इतने साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज इन द प्राइस। 38 टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अपने हिस्टोरिक मल्टीपल से काफी नीचे। तो आगे जाके अगर ये ग्रोथ सस्टेन होती है तो हो सकता है इस स्टॉक में स्पंक वापस से आ जाएगा। ओके, शुक्रिया मंगलम। और देखते हैं, अभी के लिए तो मार्केट ने काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। मीनवाइल एफ&ओ में कैश सेगमेंट बंद हो चुकी है। एक बार आप जरा भारतीय एयरटेल का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे, और उसके बाद स्टॉक के फ्यूचर्स दिखाइएगा। CNBC आवाज़ पर जो जानकारी मिल रही है कि एयरटेल ने चुनिंदा प्लान्स जो हैं वो महंगे किए हैं, और ख़ास तौर से जो एंट्री लेवल प्लान्स हैं वो महंगे हुए हैं। यहाँ पर 299 वाला प्लान जो है उसको हटा दिया गया है। अब एक 349 वाला प्लान है जो अवेलेबल है। 579, 619, 649 वाले प्लान ये भी थोड़े से महंगे हुए हैं। असीम के पास चलते हैं जो खबर ब्रेक कर रहे हैं। असीम, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या खबर है पूरी, और क्या भारती ने लीड ली है, बाकी ऑपरेटर्स फॉलो करने वाले हैं? जी सही कहा आपने, भारतीय एयरटेल ने लीड ली है और अपने टैरिफ प्लान में काफी सारे बदलाव उसने किए। 4 प्लान थे जिसको कि भारतीय एयरटेल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो कंपनी का 299 का एक प्लान था जो कि बहुत काफी पॉपुलर प्लान हम उसको कह सकते हैं, तो उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उसकी जगह पर 349 वाला प्लान कंपनी लेकर के आई। तो यानी कि ये ट्रांसलेट हम करेंगे तो 16% के आसपास का हाइक होगा। उसके अलावा कंपनी ने और भी कई सारे प्लान है, 579 वाला प्लान है, 619 वाला प्लान है, उनके अंदर भी काफी सारा कंपनी ने ट्वीक किया। तो अब वो प्लान सारे कंपनी ने बंद कर दिए। तो आपको जो हायर सेगमेंट वाले प्लान है वो लेने पड़ेंगे। आपको 899 वाला प्लान अब आपको लेना पड़ेगा। तो ये ट्रांसलेट करूं तो 5% से लेकर के 16% तक की हाइक आपको टैरिफ के अंदर देखने को मिलेगी। और ये अक्सर होता है कि एक कंपनी टैरिफ बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी उसको लगातार फॉलो करती है। तो आप आने वाले कुछ 2 से 3 दिनों के अंदर रिलायंस जियो की तरफ से और वोडाफोन आइडिया दोनों की तरफ से ऐसे टैरिफ्स में हाइक होता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स में अगर आप देखें आप 1940 पे आ चुका है। कैश में 1917.5 पर सेटल हुआ। कैश में ये न्यूज़ जब आई थी, ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है एक्चुअली पूरे सेक्टर के लिए, क्योंकि एक टैरिफ हाइक की एक एक्सपेक्टेशन थी भी आई थिंक, और इवन वोडाफोन आइडिया में भी एक सर्ज आ रहा है। तो पूरे सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव है। और ये देखिए भारतीय एयरटेल का फ्यूचर, वोडा आइडिया का भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में अच्छा मूव आ रहा है, 5% से ज़्यादा ऊपर है। एक कंपनी लीड लेती है नॉर्मली, उसके बाद बाकी कंपनीज फॉलो करती हैं। नॉर्मली भारती या जियो लीड लेते हैं क्योंकि दोनों सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो इसके बाद तो दूसरा नॉर्मली फॉलो करता है। वीरू के पास चलते हैं। हमारी जो एफ&ओ की ब्रेथ डिस्कस करनी थी वो रह गई थी। वीरू, बताएं। बिल्कुल अनुज, देखिए ब्रेथ तो खराब ही है। मोस्ट स्पेशली अगर आप देखें तो आईटी ने आज इस ब्रेथ को खराब कर दिया। हालांकि एक तरफ जो चीज़ें थोड़ी थमी रही, स्टेबल रही, वो थे बैंक्स, और वो थे अगर आप देखें कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स। आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट, मोस्ट स्पेशली 11 बजे के बाद ये शॉर्ट्स जो थे वो बड़े, वो करीब शुरू में थे मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम मैंने देखा था 11 साढ़े 10 के आसपास, इट वाज 69। अब 69 लॉन्ग्स हैं, 35 में शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट है 94 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए 15 में। नाल्को पोस्ट नंबर्स ये खबर के बाद याद रखिएगा। और उसके बाद फोर्स मोटर्स स्ट्रॉन्ग मूव, BHEL आज एक सरप्राइज पैकेज रहा, इंडस टावर्स, यूनियन बैंक, PSU बैंकों ने अगर आप देखें जो आज एक स्विंग दिया, उसमें लीड कर रहा था यूनियन बैंक, वोडाफोन आइडिया, PNB एक समय सेकंड टॉप गिनर था डेरिवेटिव में, केन्सटेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ऑफ इंडिया। तो आज पूरी अच्छी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक थी PSU बैंक्स में। शॉर्ट गोदरेज कंज्यूमर, PI इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थ केयर, TCS, मैक्स हेल्थ केयर, सब में कोई ना कोई विषय, सब में कोई ना कोई खबर। एंड मोस्ट स्पेशली PI इंडस्ट्रीज पोस्ट कॉन कॉल, फोर्टिस और अपोलो का आपने हाल देखा ही है, और मैक्स को।
बाकी अगर आप देखिए टीसीएस का कारण आपको मालूम ही है, चंद्रशेखर साहब का इस्तीफा। बाकी तानी ग्रीन टेक, महिंद्रा, टाटा स्टील, माफ कीजिएगा, आईएक्स और टाइटन, इन सभी काउंटर्स में आज एक कोलैप्स था। अच्छा चंदन, ये बताइए, कमोडिटीज़ में आपने शुरू में कॉल दी कैपिटल गुड स्पेस में एबीबी, कमोडिटीज़ में आई मीन गोल्ड और सिल्वर का जो इम्पैक्ट है स्टॉक्स पे, उसको मुथूट, मन्नापुरम, टाइटन, वो प्लस फेरस ग्रुप में अभी आप लोग क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे? बिल्कुल, एबीबी तो वीरू आपने बात की, एबीबी तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। और देखिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में हमारा हमेशा से झुकाव मन्नापुरम की तरफ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुथूट फाइनेंस में जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो नहीं थी, वहां पे कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो गोल्ड में रिकवरी होती है तो मेरे हिसाब से मुथूट रिकवर हो सकता है, बट स्ट्रेंथ है वो मन्नापुरम में। आज भले ही डिक्लाइन है बट मेजर ट्रेंड इसका इंटेक्ट है। लगातार पिछले कुछ महीने से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस है। पिछले लगभग 10-12 दिन की बात करें तो रेंज बाउंड है, बट कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। एज ऑफ नाउ 340 मेजर सपोर्ट है मन्नापुरम में, तो कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है 340 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में 375 380 तक के टारगेट मन्नापुरम फाइनेंस में देखे जा सकते हैं। ओके, देखिए अभी के लिए निफ्टी का इंडिकेटिव क्लोज जो है ना ऑल ओवर द प्लेस है। इंडिकेटिव प्राइस आपको दिखाई देगा 24,532 का, प्री कैश क्लोज था 24,361 का। अब यही दिक्कत है, अब थैंकफुली आज एक्सपायरी नहीं है ना, आज एक्सपायरी नहीं है थैंकफुली, वरना आज अब ऑप्शन वाला क्या करे। अब अगर यही इंडिकेटिव प्राइस हो, और ये इंडिकेटिव प्राइस इस तेजी से चेंज हो रहा है ना, 536, वो स्क्रीन जो फ्लिकर हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इतनी तेजी से चेंज हो रहा है। ये इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 503 हो गया, अब 24,504 हो गया। इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 485 हो गया, अब इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। बैंक निफ्टी का देख लीजिए 57,885 का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है, जबकि एक्चुअल क्लोज कहाँ हुई थी? 57,771 पर। ये थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक करिए, प्लीज़ इसको ठीक करिए, इसको हटाइए जरा एक बार, इसको ठीक करिए। लेकिन अब 24,438 हो गया निफ्टी का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये अब मुझे लगता है इस दिक्कत का किस दिन आएगी? दिक्कत एक्सपायरी वाले दिन आएगी। आज एक्सपायरी नहीं है तो आज चलिए ठीक है, फिर भी उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक्सपायरी हो, है ना, उसमें ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर क्या करे? अगर आपकी जो क्लोज है उससे इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस 100-200 इन सर्टेन केसेस 250 पॉइंट दूर है तो क्या करें? अब जैसे 24,474 पर आ गया, 24,361 था वर्सेस 24,474, ठीक है ना। और ये इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आपको सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ दिखा रहा है। ये चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, और किसी चैनल पर आप ये इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं देख रहे होंगे। हमने काफ़ी मेहनत की है इस डेटा को निकालने के लिए, और ये आपको कुछ सिलेक्टिव ब्रोकर्स भी दिखाते हैं वैसे, लेकिन सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर आप ये इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस देखेंगे। अब 24,470 पर है। आई थिंक वो वाली प्लेट रखेगा, उसमें ज़्यादा क्लियरली आ रहा है। ये फ्लिकर हो रहा है, इसको हटा दीजिए प्लीज़। हाँ, ये प्लेट खैर एनीवे, तो ऊपर भी एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रखिए ज़रा एक बार, इसको टॉगल करते रहेंगे क्योंकि इस पर ऑब्वियसली काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। चलिए, हमारे पास समय है थोड़ा सा अभी मार्केट के बंद होने में, तो जो कैश के जो नंबर्स हैं कल आएंगे, जो निफ्टी में टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल और मैक्स हेल्थ, और वायदा में एम्बर, जुबिलेंट फूड और पेज इंडस्ट्रीज़, काफ़ी नंबर्स हैं। दीपाली और नूपुर दोनों हमारे साथ हैं। दीपाली से हम जानेंगे टाटा मोटर्स और पीवी और जुबिलेंट फूड्स के नंबर्स, और नूपुर से जानेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस और पेज इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स। दीपाली से शुरुआत करते हैं। दीपाली, टाटा मोटर्स, पीवी और जुबिलेंट फूड क्या एक्सपेक्ट करें? टाटा मोटर्स पीवी के नंबर्स हालांकि कंपैरेबल नहीं हैं क्योंकि पिछले साल डीमर्ज नहीं हुई थी इस क्वार्टर में ये कंपनी, तो उस हिसाब से नंबर्स कंपैरेबल नहीं है। बट एक सेंस देने के लिए सीक्वेंशियल कंपैरिजन हम लेकर आए हैं। ऑल्दो Q1 में जो इनके ओवरऑल सेल्स रही वो काफ़ी बेहतर रही, 46% के आसपास के ओवरऑल वॉल्यूम्स हमने ग्रोथ देखी थी जो रेवेन्यूज़ को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी, और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेवेन्यूज़ डिसेंट रह सकते हैं इस क्वार्टर में, और आंकड़ा 93,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। मुनाफा ऑल्दो प्रेशर में रह सकता है क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, जेएलआर की परफॉर्मेंस भी सबड्यूड रही है, और साथ ही साथ जो फॉरेक्स एडवर्सिटी है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये वह करते हुए दिखाई देगा प्रॉफिटेबिलिटी पर और मार्जिन्स पर। ऑल्दो इनका डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा किया है Q1 में। ईवी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, ईवी सेल्स इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले मोर देन 100% इंप्रूव हुई हैं, तो जो कि अर्निंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। जो एवरेज सेलिंग प्राइस है डोमेस्टिक बिजनेस में वो 16 से 18% इंप्रूव हो सकता है ईवी के हायर कंट्रीब्यूशन की वजह से। ऑल्दो जेएलआर के नंबर्स
काफ़ी कीनली वॉच किए जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो होलसेल्स वॉल्यूम्स है, इनफैक्ट हमने देखा था Q1 में 9% के आसपास डिक्लाइन हुई थी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से। डिमांड सिनेरियो चाइना, यूरोपियन और दूसरे नेशंस में वीक बना हुआ था, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। एक मेजर कंपोनेंट सप्लायर में आग लगने की वजह से भी इनके जो ओवरऑल वॉल्यूम्स थे वो इम्पैक्ट हुए थे। इंपॉर्टेंट रहेंगे JLR के मार्जिन्स, जो आशंका है कि 860 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और लगभग 400 बेसिस पॉइंट वाई बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पाउंड डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट हुआ, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लस जो इनकी ओवरऑल कमोडिटी कॉस्ट है JLR बिजनेस के लिए, वो 400 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगी, जो कि मार्जिन्स पर इम्पैक्ट करेगी। इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री एबिटा मार्जिन्स को लेकर, इनपुट कॉस्ट प्रेशर को लेकर, प्राइसिंग रियलाइजेशन यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कैसे देख रहे हो, और स्पेशली JLR का डिमांड आउटलुक चाइना यूरोपियन मार्केट्स में कैसा देखने को मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करें जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स की, तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स फ्रंट पर भी, लेकिन मार्जिन्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सेल्स 1840 करोड़ की आ सकती हैं, 1702 करोड़ से बढ़कर 8% की ग्रोथ। मुनाफा 9% ग्रो हो सकता है। एबिटा 323 करोड़ से बढ़कर 366 करोड़ रह सकता है सालाना आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 20% पर आ सकते हैं, पिछले साल की इसी तिमाही में 19% के आसपास के मार्जिन्स थे। दरअसल लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो रहेगी Q1 में वो 2.5% पर आ सकती है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये 12% के आसपास थी। इनफैक्ट Q4 इनका काफी इम्पैक्ट हुआ था लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के हिसाब से, तो उसका इम्पैक्ट या स्पिल ओवर इफेक्ट Q1 में भी देखने को मिलेगा। जो ग्रॉस मार्जिन है हालांकि वो स्लाइटली इंप्रूव हो सकते हैं, 75% के आसपास आ सकते हैं। ऑल्दो जो एबिटा मार्जिन है वो लार्जली फ्लैट रहने की ही एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ को लेकर आगे का आउटलुक कंपनी की तरफ से क्या रहेगा। जो रेवेन्यू ग्रोथ को 8% का सपोर्ट मिला है, उसमें टिकट साइज, ऑर्डर का या फिर जो वॉल्यूम से वो कैसे रहे, वो इंपॉर्टेंट होंगे। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स काफी वॉच करने होंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, LPG प्राइसेस बढ़े हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट आगे देखने को मिल सकता है। और मार्जिन गाइडेंस, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के अर्निंग्स में। ओके, तो ये थे जुबिलेंट फूड्स के नंबर्स भी, बाकी नंबर्स भी समझते हैं। दीपाली, शुक्रिया आपका। नूपुर से बात करते हैं, एम्बर और पेज इंडस्ट्रीज। नूपुर, क्या एक्सपेक्टेशन है? एम्बर के साथ शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 28% का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं, 4430 के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मुनाफे की बात करें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं, 123 करोड़ के आसपास आंकड़ा देखने को मिल सकता है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 25% की ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मार्जिन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना कम होने की उम्मीद है ना बढ़ने की उम्मीद है। फ्लैट 7% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस देखें तो वहाँ पे 20% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे। कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी के प्राइसेस है उसका एक इम्पैक्ट और ऑफसेट प्राइस हाइक से कंपनी को मिलते हुए नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 44% की ग्रोथ की उम्मीद लेके चल रहे हैं। और रेलवेज जो कंपनी ने हाल फिलहाल में एक नया सेगमेंट शुरू किया है, वहां पर भी 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रॉ मटेरियल प्राइस का इंपैक्ट डेफिनेटली आपको मार्जिन्स में नजर आएगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड और आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पेज इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे। वॉल्यूम का आंकड़ा, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो 16% की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 12% से बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकता है। मार्जिन्स पेज इंडस्ट्री के देखें तो 22% के पिछले साल कंपनी ने किए थे। इस बार भी पेज इंडस्ट्रीज के मार्जिन्स जो है 22% के आसपास ही आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल फ्लैट मार्जिन्स के लिहाज से ये क्वार्टर देखने को मिल सकता है। मुनाफा 14% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 12% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस बार विमेन और एथलीजर वियर से ज्यादा आपको नजर आएगी कंपेयर टू मेन कैटेगरी। क्वार्टर 1 के डिमांड ट्रेंड्स जो है वहां पर नजर रहेगी। सिक्वेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, लेकिन कंपनी की कॉस्ट काफी बड़ी है। हालांकि ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से फ्लैट मार्जिन्स इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड आउटलुक और वॉल्यूम ग्रोथ पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया आपका नूपुर। तो ये कुछ नंबर्स जहाँ पर नज़र रहेगी। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस अब लेकर आइए एक बार ज़रा। अब 3.28 से 3.30 सब हमारे पास यही काम है, क्योंकि किसी भी रैंडम मोमेंट पे बंद हो जाते हैं ना जो एक कैश के रेट्स है ना। वो देखिए, मैं रोज़ ये प्रोसेस समझाऊंगा लोगों को, क्योंकि आई थिंक ज़रूरी है। 3.15 पे कैश मार्केट के रेट्स बंद हो जाते हैं F&O स्टॉक्स के। उसके बाद उनकी बिडिंग होती है, जिसके बेसिस पर एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाई देता है। अब देखिए, अब ये मामला सेटल हो गया है और अच्छी बात है ये 24,433 वाला अब 24,435.90 पर होगा। सेटल हो चुका है बाय द वे ये। अब आई थिंक हाँ, अब सेटल हो चुका है। निफ्टी सेटल हो चुका है। वो रिफ्रेश करेंगे ना अगर
तो फ्लैश कर दीजिए उसको। और 24,365 था एक्चुअली जो प्रोविजनल क्लोज था, और उसके मुकाबले 24,435। वो डिफरेंशियल वाली प्लेट दिखा दीजिए, तो डिफरेंशियल वाली प्लेट दिखा दीजिए तीनों इंडेक्स की, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स की। हाँ, 24,362 था, अब 24,436 है। निफ्टी बैंक के केस में ठीक है, सेंसेक्स अभी सेटल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने रखे। निफ्टी 50 के केस में 74 पॉइंट का डिफरेंशियल है, बैंक निफ्टी के केस में 114 पॉइंट का डिफरेंशियल है। अब मैं आपको वो बताऊं, अब ये 74 पॉइंट का डिफरेंशियल क्यों है? इसका एक कारण है भारतीय एयरटेल। अब आप भारतीय एयरटेल का कैश और फ्यूचर का रेट देखिए। वंस अगेन, सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज़ ने खबर दी थी, भारतीय एयरटेल का अगर आप कैश और फ्यूचर का रेट देखेंगे तो ये डिफरेंशियल है, ये 11 रुपये का डिफरेंशियल है, ये एक हैवी वेट है, इसका एक इम्पैक्ट है। ऐसे एक दो स्टॉक्स और हो सकते हैं, ऐसे कोई न्यूज़ आ जाए उसकी वजह से अगर डिफरेंशियल क्रिएट हो, वो समझ में आता है, ठीक है ना। और ये 1945 भी आई थिंक अब एडजस्टेड रेट है, वरना 1926 पर थे हम, तब 1926 पर थे, है ना। फ्यूचर में तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है। तो वो 30 रुपये का जो डिफरेंशियल जो होता है ना, वो उसकी वजह से एक आध दिन कभी इस तरीके का रेट एडजस्टमेंट होगा, वो समझ में आता है, ठीक है। तो खैर, अब जो भी है, एडजस्टेड क्लोज आ चुका है 315 के लेवल से। निफ्टी में करीब 69 पॉइंट की बढ़त है। अब वापस रख दीजिए वो वाली प्लेट, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वाली। हाँ, तो वो जो प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा था बाय द वे, तो 328 से 330 के बीच में रैंडमली किसी भी समय पर वो आपका इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस बन जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और एक्सपायरी वाले दिन आपके ऑप्शन उस हिसाब से सेटल होंगे। एक डिमांड उठ रही है कि क्यों ना एक्सपायरी वाले, कैश ठीक है, क्यों ना एक्सपायरी वाले दिन उस दिन के ऑप्शंस को आप 3:15 बजे सेटल करें। आई थिंक अच्छी डिमांड है, अच्छी डिमांड है, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना, तो वो सबसे अच्छा होगा कि जो उस दिन के एक्सपायरी वाले ऑप्शन है ना, वो सीधा 3:15 बजे बंद हो जाए। बट अब ये है कि वो कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन ट्रेड हो रहे हों, उस दिन के ना हो रहे हों, ये भी थोड़ा सा अलग होगा। और हर चीज़ एक डेवलपिंग है, सब चीज़ डेवलप हो रही है, तो उस वजह से खैर एनीवे वीरो सेटलमेंट हो चुकी है मार्केट की, और थोड़े डिफरेंशियल हैं इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बिल्कुल थोड़ा डिफरेंशियल है, और जैसे कि अनुज ने समझाया, वो भी मैं देखा था कि हाँ, भारतीय एयरटेल, डायरेक्टर साहब प्लीज़ देखिएगा जरा भारतीय एयरटेल का स्पॉट इन फ्यूचर्स, क्योंकि याद रखिएगा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अभी भी कमेंस्ड है, तो वो आपको नज़र आएगा स्पॉट और फ्यूचर्स में डिफरेंशियल। और कुछ काउंटर्स को देख लेते हैं जो कि एक अच्छे रिवर्सल के साथ बढ़ रहे हैं, या फिर वो काउंटर्स जो कि कंप्लीट कोलैप्स के साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए बैंकों को तो आप मान के चलिए, ये रहा भारतीय एयरटेल, 27 रुपये का डिफरेंशियल है यहाँ पर। बैंकों को तो आप मान के चलिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने BTSC ट्रेड ले लिए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ निफ्टी बैंक क्लोज हो रहा है, आई मीन 57,800, आप कम से कम इसे एक वीक रेंज तो नहीं कह सकते हैं। एक बार लिखा ये PNB 118.85, इवन ऐसा रिएक्शन तो अर्निंग्स के बाद तक नहीं था। और आप याद रखिएगा PNB का ये वो प्राइस है 118.85 जो इसने मार्च में वायलेट किया था 200 डे में, तब का लेवल था। मानस साहब की रीडिंग क्या कह रही है? मतलब ठीक है, आई मीन कल क्या होगा, कल क्रूड का बिहेवियर क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा, बट ये ब्रेकआउट क्या कुछ समय के लिए चेस करने लायक ब्रेकआउट लग रहा है? आपका स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है, आपकी पॉसिबल टारगेट्स डिफाइंड है, आपको PNB पर व्यू क्या होगा आपका? देखिए व्यू तो अभी पॉजिटिव है। हालांकि जो एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड था वो ऑलरेडी आ चुका है। 120 रुपए तक के टारगेट लग रहे थे, वो भी अचीव हो चुके हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट 126 रुपए के आसपास का हो सकता है। करंट लेवल्स पे नहीं, कोई डिप मिले, क्योंकि एक बड़ी रैली थी आज, तो कोई डिप मिले और 116 रुपए 50 पैसे तक के प्राइस देखने को मिले, तो उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी 113 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, PNB पे ये व्यू, बहुत सारे स्टॉक्स फ्यूचर्स में हरकत में आते हुए स्कॉट डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक बार स्ट्रैटेजी रिविजिट करते हैं सर। 24,350 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट, तो ये तो पॉजिटिव हो गया मार्केट के लिए। क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल, एक चीज़ समझ लीजिए, कल की जो शुरुआत का इंडिकेटिव प्राइस होगा वो करीब 24,350 24,360 ही होगा, लेकिन फिर भी जो हमारी सुबह की भी शॉर्ट ट्रेड थी वो प्योरली स्ट्रिक्टली इंट्राडे थी, और एक्चुअली कहूँ तो इंटरडे में इवन लॉन्ग ट्रेड भी प्ले हुई। वो 24,250 का स्टॉप लगा थोड़े ना, आज रिवर्सल तो आ ही गया वहीं उसी लेवल से। कल के लिए भी न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल पोजीशन लेकर जाएं। कल सुबह मार्केट आपको मौके देगा फिर से, दोनों साइड ट्रेड के लिए तैयार रहें। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पोजीशन चाहें तो आप ले जा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो हमने ये भारती और जो टेलीकॉम की जो हमने न्यूज़ ब्रेक की है, भारती और आइडिया दोनों मुझे लग रहा है कल चल सकते हैं, क्योंकि आज जो खबर आई वो टुवर्ड्स द एंड आई थी एकदम, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और स्कोप है इनमें। हालांकि फ्यूचर में ऑलरेडी हमारी न्यूज़ ब्रेक करने के बाद
लगातार रैली आ ही रही है। आइडिया 6% ऊपर है, भारती भी काफ़ी ऊपर है, तो फ्रेश ना लें, लेकिन अगर आपने वो लिए हैं तो चाहे तो एक बार के लिए आप कैरी कर सकते हैं। ये एक व्यू हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक का, लेकिन इंडेक्स पे अभी न्यूट्रल रहना है और दोनों तरफ के मौके आपको इंटरडे में ढूंढने हैं। श्रेया, ओके, इंडेक्स पे न्यूट्रल रहना है और दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं। भारती एयरटेल की हमने चर्चा कर ली, वोडाफोन की भी हमने चर्चा की। एक बार मुझे रिलायंस में दिखा दीजिए, जियो अलग नहीं है, तो रिलायंस में भी देख रही थी मैं कुछ हरकत फ्यूचर्स में आते हुए। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, और ठीक है, ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। एक बार HDFC बैंक दिखाएंगे मुझे यहाँ पर क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक ये देखें तो यहाँ पर भी फ्लैट। HDFC बैंक रिकवर हुआ है आज निचले स्तरों से। चंदन जी, क्या व्यू बन रहा है? सो इफ यू लुक एट HDFC बैंक, तो ओवरऑल तो देखें तो यहाँ पे है ना गिरावट देखने को मिल रही है यदि हम वीकली चार्ट के सेटअप की बात करें। बट अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से सपोर्ट हुआ है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, भले ही ओवरसोल्ड हो चुका है और RSI में डाइवर्जेंस है। बट मेरे हिसाब से जब तक एक बार 745 750 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इमीडिएट स्ट्रक्चर नेगेटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बाइंग आके स्टेबल हो तभी यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड सेटअप ढूंढा जा सकता है। अदरवाइज यदि कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक कंपैरेटिवली बेटर है, और या फिर PSU बैंक में यूनियन बैंक और SBI में ज्यादा दम दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिकवरी। ओके, चलिए, तो ये समय आपके लिए हो गया ओवरऑल बैंकों पर एक व्यू। मार्केट सेटल हो चुका है और 110 पॉइंट नीचे एडजस्टेड सेटलमेंट आई है। काफ़ी अब फ्यूचर्स देखते हैं जो टुवर्ड्स द एंड थोड़े से अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। एक बार पॉलीकैब रखिएगा, पॉलीकैब वर्सेस पॉलीकैब का फ्यूचर। अब देखिए, अब हम जो रेट्स दिखाएंगे आपको वो फ्यूचर्स के रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कैश 92.89 पर बंद हुआ, फ्यूचर्स 93.27 पर है, तो टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आ रहे हैं। निपॉन लाइफ एक और स्टॉक है जिसमें टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव आए हैं फ्यूचर्स में। निपॉन लाइफ कहाँ बंद हुआ कैश में 1182 पर, फ्यूचर्स में थोड़ा सा अच्छा मूव आ रहा है। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टुवर्ड्स द एंड फ्यूचर्स में थोड़े से बेटर मूव्स हैं कंपेयर टू कैश। ये एक और स्टॉक हो गया। इसके अलावा जो स्टॉक्स थोड़े से टुवर्ड्स द एंड लोअर लेवल पर आए, एक बार KPIT टेक रखें जरा। KPIT टेक कैश वर्सेस फ्यूचर्स, KPIT टेक देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आया KPIT टेक, तो ठीक है। ये कुल मिलाकर ओवरऑल अभी तक का मार्केट पर आप देखेंगे तो एक पोस्ट क्लोजिंग वाला जो मूव चल रहा है वो। फोर्टिस रखिएगा एक बार ज़रा। फोर्टिस अब 4% नीचे है। मानस जी, फोर्टिस का चार्ट देखिए एक बार। अब तो FNO का स्टॉक है, क्या इन लेवल पे भी शॉर्टिंग के लायक है? तो देखिए, वीक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसल गया है। तो अगर कोई उछाल मिले और 900 रुपए के आसपास स्टॉक आए तो फिर शॉर्ट किया जा सकता है। उस केस में आपको 926 रुपए के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट कॉल लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ 860 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये इस वक्त अगर आप देखिए बहुत ही पीड़ादायक स्पेस है हॉस्पिटल स्टॉक्स। अच्छा, एक स्टॉक और बहुत ही शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वाइल्ड मूव नहीं है लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और लास्ट स्टॉक है पॉसिबली इस डिस्कशन में, दैट्स CG पावर। 890 पे लेके आइएगा, 890 पे, और आज लगभग आप समझिएगा कि पूरी जुलाई और अगस्त के इन सेशंस में रिट्रेस होने के बाद बेस बिल्डिंग करी इसने, उसके बाद 10 को 20 को 50 को 20 को सबको रिगेन किया, 3 रुपये का प्रीमियम कमान करता हुआ यहाँ पर। चंदन, अच्छा प्लेसमेंट नज़र आ रहा है ना, और लगभग 1-1.5 महीने के इंसुलेशन के बाद ये शॉर्ट कवरिंग का फेस 0.5% OI घटा। कल के लिए व्यू क्या रहेगा आपका इस पर? बिल्कुल ऐसा लग रहा है वीरू की बॉटम बनने के प्रयास हो रहे हैं, बट अगेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 900 की कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिले। पिछले लगभग 6-7 वीक का करेक्टिव मूव यहाँ पे कंप्लीट हुआ ऐसा लग रहा है। ऊपर में 970 से लेके नीचे में 815 825 तक के बॉटम बनाए हैं, तो एक बार के शॉर्ट टर्म रिकवरी है। अच्छी बात यह है कि डेली चार्ट में देखें तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हो रहा है और 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से कल पॉजिटिव होता है तो ये काउंटर रडार पे रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 870 का सपोर्ट सफिशिएंट है, ऊपर में 925 935 तक के टारगेट बनते हैं। तो मेरे हिसाब से BTST ट्रेड के हिसाब से भी किसी ने ध्यान रखा है, और या कल हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग हो जाता है तो कल के लिए 3-4% के स्विंग वाला काउंटर भी बन सकता है। ओके, मीनवाइल बड़ी खबर आ रही है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे जी ने कहा है कि कैश में किसी भी मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं है।
आपको याद होगा एक मनी कंट्रोल की रिपोर्ट आई थी कि सेबी जांच कर रही है, तो उसमें कोई भी सबूत नहीं है न्यूली इंट्रोड्यूस कैश में। सेबी चेयरमैन ने ये भी कहा है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। साथ ही सेबी चेयरमैन ने एक और अच्छी चीज़ कही है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे करंट सेबी चेयरमैन के साथ मैं एक चीज़ कहूँगा, काफ़ी अच्छी उनकी, मैं जब भी उनसे मिला हूँ हमेशा ओपन रहते हैं वो फीडबैक के लिए, ठीक है। और किसी भी अगर हम कुछ बात कहते हैं तो उसको पर्सनली नहीं लेते हैं। उन्होंने एक और चीज़ कही है कि सेबी मार्केट फीडबैक को असेस कर रही है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और फ्रेमवर्क को ट्वीक करने के लिए या फ्रेमवर्क में थोड़े से बदलाव के लिए सेबी ओपन है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने कर दिया अब तो आपको इसी हिसाब से करना है, ठीक है। वो बाइट ढूंढिएगा जल्दी से प्लीज़, और मिले तो लेकर आइएगा वो बाइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन चीज़ उन्होंने कही है कि मैनिपुलेशन नहीं हुई है इसमें, इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ कही है कि सिस्टम जो है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ये दूसरी बात कही है उन्होंने। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीसरी और चौथी बात, कि एक एक्टिव फीडबैक लिया जा रहा है ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। और चौथी मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस फ्रेमवर्क को ट्वीक करने के लिए ओपन हैं। मतलब आई थिंक ऑब्वियसली अपने वर्ड्स को काफ़ी केयरफुली चूज़ करके उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से हाथ ले रहा हूँ कि अगर अब उनके पास फीडबैक आएगा कि कुछ चीज़ें शायद बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे एक कोई भी नया सिस्टम है ना, उसको नए सिस्टम को टाइम लगता है सेटल होने में, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे नया सिस्टम सेटल हो रहा है और जैसा वो कह रहे हैं कि एक फीडबैक लगातार ले रहे हैं वो, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें बदलाव करने के लिए भी वो तैयार है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे उस बाइट को ढूंढने के लिए आपके लिए, लेकिन अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि कैश के मैकेनिज्म पे सेबी चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन सर, ये मांग भी उठ रही थी कई, जब से लागू हुआ है तब से आ रही थी चीज़ें कि शायद इसको चेंज करने की जरूरत पड़े। अब ये खुद ही जब चेयरमैन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, ट्विक करने के लिए हम ओपन हैं, बदलाव करने के लिए ओपन हुए, तो बड़ा स्टेटमेंट माना जा सकता है। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल जो बात मैं कह भी रहा था ना कि मुझे ये चीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है सेबी चेयरमैन की। एक होता है कि आप ये कह दें कि नहीं, हमने एक मैकेनिज्म बना दिया है, अब यही मैकेनिज्म है, आपको फॉलो करना है। हाँ, आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ बताओ ना, एक होता है इलीगल चीज़, है ना, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है कि सिस्टमिक एरर की तो नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से। ट्रेडर्स को जो दिक्कत आ रही है वो किस वजह से आ रही है? ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है वो इस वजह से आ रही है ना, अब जैसे आज का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जब आएगा तो उसमें देयर इज नो वे फॉर अ ट्रेडर टू राइट ऑप्शन या बाय ऑप्शन, वो कर ही नहीं पाएगा, है ना, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी उसकी ऑप्शन की। तो उसके लिए तो, लेकिन ओवरऑल सिस्टम बढ़िया है, सिस्टम रोबस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनिपुलेशन का कोई साइन नहीं मिला है। सुन लेते हैं एक बार सेबी चेयरमैन क्या कह रहे हैं। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकते तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। ओके, चलिए, तो सुनिए आपने बात सेबी चेयरमैन की, और फीडबैक लिया जा रहा है, फीडबैक का आकलन भी हो रहा है, और कैश में किसी तरह के फिर हेरा फेरी की कोई बात नहीं है। थोड़ा इस पर रहते हैं वीरू इस समय, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है और मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बिल्कुल अनुज, और एक और चीज़ आपने देखा ना, कल जब अनुज एक्सपायरी हुई, जिस तरीके से वो थीटा अगर आप देखें फैक्टर था, जिस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम स्लाइड हुए कल, एक बात तो ये थी कि ये सिस्टम अपने इस प्रारूप में भी कहीं ना कहीं मात्र एक हफ्ते के अंतराल में ऑलमोस्ट फिट हो चुका था। बाकी सेबी चेयरपर्सन कह रहे हैं कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो शायद उसको हम तब्दील कर भी देंगे। बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन के डेटा की बात हो रही थी।
8 और 9 अगस्त के डेटा की, कि उस 8 और 9 अगस्त का डेटा की शायद जांच हुई है। उस 8 और 9 अगस्त के डेटा में अगर ये निकल कर आया कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो पहले तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो जो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है कैश में। अगर आप देखेंगे तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और मार्केट से फीडबैक मिल रहा है, उसका वो आकलन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने एंड में कही, वो बाइट को वापस रखिएगा, मैं एक बार वापस प्ले करूँगा उसको। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए हम तैयार हैं। आई थिंक ये एक स्टेट्समैन वाली एक स्टेटमेंट है सेबी चेयरमैन की। जैसा मैंने कहा, आपको याद होगा पहले जब मैं सेबी चेयरमैन को मिला था, मैंने सेबी चेयरमैन को एक फीडबैक दिया था श्रेया वीरू कि बैन में कुछ स्टॉक्स हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, और आपको उस पर कुछ करना चाहिए। और आपने देखा था उसके बाद उस पर एक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए आई थिंक ये जरूरी होता है कि एक आप फीडबैक लें और उसके बाद उस फीडबैक पर एक्ट करें और उसके लिए तैयार रहें, ठीक है ना। एक बार दोबारा सुनते हैं सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकें तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहलता की कमी है। ओके, चलिए, तो ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सेबी चेयरमैन की तरफ से। सोशल मीडिया से भी काफ़ी फीडबैक आ रहा है, उसको भी वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं और आई थिंक हमने भी काफ़ी ऑन एयर बात की है इस बारे में, काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस की हैं। और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि सेबी का मकसद बिल्कुल सही है। आई थिंक क्लोजिंग को लेकर जो एक प्राइस एक्शन की डिस्कवरी की ज़रूरत है उससे, और उसको अलाइन करना ग्लोबल मार्केट से, उन प्रैक्टिसेस से, अच्छी प्रैक्टिसेस से, वो ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर लगता है आपको कि इसमें कुछ ट्वीकिंग की जा सकती है, जैसे एक्सपायरी वाले दिन मान लीजिए कुछ ट्वीकिंग करी जा सकती है, जैसा मैंने एक सजेशन दिया, जो मुझे भी एक सजेशन मिला है, जैसे अगर ऐसा किया जा सकता है मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन, उस पर्टिकुलर दिन, तो शायद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन जो भी है ओवरऑल ये एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं सेबी चीफ की तरफ से। तो चलिए फिर वीरू शो को रैप करते हैं फिर। बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट वाकई अगर आप देखें तो इस सिस्टम की मजबूती और फाइनली अगर आप देखें कुछ इसमें विचार करने की जरूरत होगी थोड़ी बहुत ट्विकिंग के लिए, तो उस स्थिति को बयां करता है। बहुत बहुत अगर आप देखें तो शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और ये पूरा का पूरा मंच और पैनल तमाम खबरों के साथ, रणनीति के साथ कल सुबह मुलाकात करेगा आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में एक और एक्सपायरी डे के दिन। नमस्कार।